लेक्चर 51 पैशनेट नाइट। प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। आयशा रूम में फर्श पर घुटनों में मुंह छुपा कर रो रही थी। तभी रूम का डोर खुलता है। रणविजय रूम में आकर गुस्से में दहाड़ते हुए आयशा से बोला, मैं घटिया हूं ना? अब तुम्हें अपना घटियापन दिखता हुआ? रणविजय की आवाज सुनकर आयशा अपना चेहरा ऊपर करके देखती है। रणविजय इस वक्त बहुत गुस्से में था। आयशा रणविजय को गुस्से में देखकर डर जाती है और डरते हुए फर्श से खड़ी होती है। रणविजय आयशा के एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है। रणविजय आयशा को अपनी गुस्से से लाल हो चुकी आंखों से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुम बहुत बोलती हो। आई एम योर मैन, तो तुम्हें मुझे हस्बैंड वाली रिस्पेक्ट देनी होगी। आयशा रणविजय की बात का जवाब देने की जगह वहां से डोर की तरफ भागती है। जैसे ही आयशा डोर के पास आती है, वैसे ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने उसे पीछे से बाहों में कसकर भर लिया हो। आयशा अचानक से ही उचक जाती है और डर के कारण हल्की सी गर्दन घूमकर पीछे देखती है, तो खौफ से उसकी आंखें फैल जाती हैं। रणविजय आयशा की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे खुद से सट लेता है। इस वक्त आयशा की पीठ रणविजय की चेस्ट से सट हुई थी। आयशा कांपती आवाज में कहती है, प्लीज लीव मी। रणविजय गुस्से में आयशा के कंधे पर बाइट करके कोल्ड वॉइस बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी परमिशन के बिना रूम से बाहर जाओ। आयशा तो डर और जोर से रोने लगती है। रणविजय आयशा के रोने से इरिटेट होकर अपने सख्त होंठ उसके नर्म होठों पर रखकर किस करने लगता है। आयशा जब रणविजय को खुद को किस करने से रोकने की कोशिश करती है, तो रणविजय आयशा को डोर से सटाकर उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़कर ऊपर कर देता और आयशा को किस के साथ बाइट भी करने लगता है। अचानक ही अपने आप रणविजय की किस सॉफ्ट किस में बदल जाती है और रणविजय की पकड़ आयशा के ऊपर ढीली हो जाती है। रणविजय, जिसने कुछ देर पहले काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, अब उसके ऊपर नशा भी होने लगा था। वो आयशा सॉफ्ट किस करने लगा था। वही आयशा रणविजय के बदले बिहेव की वजह से बहकने लगती है। आयशा की जिंदगी में किसी अपने की कमी थी, उसके प्यार की कमी थी। तो जब रणविजय उसके साथ नरमी से पेश आता है, तो भी रणविजय को किस बैक करने लगती है और धीरे धीरे उन दोनों की किस पैशनेट किस में बदल जाता है। रणविजय करीब 30 मिनट बाद आयशा के होठों को छोड़ता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। आयशा अपनी सांसें संभाल रही थी और इस वक्त उसकी आंखें बंद थी। रणविजय एक्साइटेड होकर आयशा की गर्दन पर बाइट कर लेता है और आयशा की यह निकल जाती है, जिससे सुनकर रणविजय और भी ज्यादा एक्साइट हो जाता है। फिर रणविजय आयशा की कुर्ती रिमूव करके कोने में फेंक देता है और फिर आयशा का चेहरा डोर की तरफ कर देता है और उसकी इनरवाया के हुक को अपने दांतों से एक झटके में खोल देता है। अब आयशा की गोरी मलाई जैसी पीठ रणविजय के सामने थी, जिससे देखकर वो पागल हुआ जा रहा था। रणविजय बेसब्रों की तरह आयशा की पीठ पर किस और बाइट करने लगता है और आयशा के मुंह से मदहोश भरी सिसकियां निकलने लगती हैं। आयशा भी अब अपना कंट्रोल खोती जा रही थी। उससे भी दिन भर बेरुखापन नहीं सहा जाता, उसको भी प्यार की जरूरत थी। रणविजय आयशा के बचे हुए कपड़े भी रिमूव करने के बाद उसके पूरे बदन को चूमने लगता है और काफी देर तक आयशा की बॉडी को अपने होठों से छूकर रणविजय आयशा को गोद में उठाकर लड़खड़ाते कदमों के साथ बेड के पास लेकर पहुंचता है और आयशा को प्यार से बेड पर लेटकर उसके ऊपर आने लगता है। रणविजय आयशा के ऊपर आकर उसकी बॉडी को पागलों की तरह किस और बाइट करने लगता है। वही आयशा को रणविजय का टच बहुत अच्छा लगा रहा था। आयशा मदहोशी भरी आवाज में सिसकियां ले रही थी, जिन्हें सुनकर रणविजय और एक्साइटेड हो गया। रणविजय अपने होठों से आयशा के बदन के हर एक हिस्से को चूम रहा था और बाइट करके अपनी निशानियां छोड़ रहा था। अब रणविजय से खुद पर और कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। अधिराज हंसिका से दूर होकर अपने कपड़े भी रिमूव कर देता है और वापस आयशा के ऊपर आ जाता है। रणविजय बिना एक पल गनवाए को आयशा को अपने आगोश में भर लेता है और आयशा की मदहोशी भरी चीख निकल जाती है। रणविजय ने तुरंत ही आयशा के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे प्यार से किस करने लगा। कुछ देर बाद आयशा का दर्द काम हो गया। वही रणविजय आयशा के उभर को अपने हाथों को अपनी गिरफ्तार में लेकर खेलने लगता है। आयशा रणविजय की इस एक्शन से मदहोश होती जा रही। रणविजय आयशा के होठों को फ्री करके उसके उभर पर अपने होंठ रखकर खेलने लगता है। आयशा की मदहोशी भरी सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी। रणविजय आयशा के उभर पर बाइट कर लेता है और आयशा अचानक ही अपने सांस में आ जाती है और वो खुद को उस हाल में रणविजय के नीचे देखकर हैरान रह जाती है। वो कैसे इस घटिया आदमी के साथ बहक सकती है? वो उसके पल भर के पर कैसे बहक गई? आयशा खुद को रणविजय से छुड़वाने के लिए स्ट्रगल करने लगती है। वही रणविजय जब अब तक आयशा के साथ सब कुछ प्यार से कर रहा था, वो अब आयशा के साथ वाइल्ड हो जाता है। अब उस रूम में आयशा की सिसकारियां और करहाने की आवाज गूंज रही थी। आयशा के लिए रणविजय को सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था।
जब आयशा से रणविजय का वाइल्ड रोमांस बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बेहोश हो जाती है। लेकिन रणविजय नहीं रुकता, वो उसी तरह से आयशा को प्यार कर रहा था। खुद को पूरी तरह से सर्टिफाइड करके रणविजय आयशा को फ्री की करता है। फिर रणविजय आयशा को एक ब्लैंकेट से कवर करता है और खुद आयशा के बगल में बैठकर स्मोकिंग करने लगता है। पूरे रूम में धुआं फैल गया था। रणविजय आयशा को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई स्टैमिना इज स्टिल वेरी लो। रणविजय स्मोकिंग करने के बाद खुद भी उस ब्लैंकेट में घुसकर आयशा से लिपट कर सो जाता है। आयशा के लिए ये सब जितना पेनफुल था, वही रणविजय के लिए उसका एंजॉयमेंट था। वही अगले दिन सुबह के 9 बजे रणविजय की आंखें खुलती हैं तो वो अपनी बाहों में आयशा को बहुत सुकून से सोते हुए देखता है। इस वक्त आयशा बहुत ज्यादा मासूम लग रही थी। रणविजय अपने एक हाथ से आयशा के गाल को सहलाता है और उसके ऊपर से हट रहा ब्लैंकेट उसे ठीक से उड़ता है और हल्का सा सिर उठाकर रूम में चारों ओर नजर डालता है तो रणविजय अपने और आयशा के सारे कपड़े रूम में चारों ओर बिखरे हुए देखता है, जो कल रात की कहानी को अच्छे से बयां कर रहे थे। रणविजय डेविल स्माइल करता है और आयशा को अपनी बाहों में और कसके भरकर कोल्ड वॉइस बोला, बटरफ्लाई तुम्हें अब अपने मर्जी या जबरदस्ती से मेरे साथ ही रहना है और इसी तरह से मुझे खुश करना है। रणविजय आयशा के होठों पर हल्की सी किस कर उसके चेहरे की खूबसूरती में खो जाता है। वही कुछ देर बाद आयशा की नींद खुलती है तो उसे अपने पूरे शरीर में बहुत दर्द महसूस करती है और आयशा को अपने पेट और लोअर बॉडी में तो आसानी या दर्द महसूस हो रहा था। आयशा अपने पेट को सहलाते हुए बेड से टेक लगाकर बैठ जाती है और खुद को रणविजय की शर्ट पहने देखती है तो उसे कल रात उसके और रणविजय के बीच जो भी कुछ हुआ वो सब याद आने लगता है और उस सब को सोचकर आयशा के आंसू बहने लगते हैं। वो खुद को कोस रही थी कि वो कैसे रणविजय के साथ बहक सकती है। आयशा अभी खुद को मन में कोस रही थी कि तभी आयशा के कानों में बाथरूम का डोर खुलने की आवाज आती है और वो बाथरूम की तरफ देखने लगती है तो वो रणविजय को कमर पर टॉवल लेपटकर बाथरूम से बाहर निकलते हुए देखती है। आयशा रणविजय को देखकर चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। वही रणविजय बेड पर आयशा के सामने आकर बैठ जाता है और विनिंग स्माइल करते हुए आयशा के कान में अपनी गर्म सांसें छोड़कर डीप वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुम्हें मुझे अपने हस्बैंड वाली रिस्पेक्ट देनी होगी, अंडरस्टैंड। आयशा रणविजय की बात सुनकर उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि आयशा अपने सामने बैठे हुए इस पागल आदमी से इस कदर परेशान हो चुकी थी कि वो अब इसको कुछ कहने में अपना टाइम और दिमाग वेस्ट नहीं करना चाहती थी। रणविजय जबरदस्ती आयशा का चेहरा अपनी तरफ करता है तो आयशा के चेहरे के गुस्से वाले क्यूट एक्सप्रेशन देख माथे पर किस करता है। आयशा गुस्से में रणविजय के सीने पर नाजुक हाथों से मारते हुए बोली, आप इतने घटिया कैसे हैं, मेरे साथ अपनी मनमानी करके यहाँ बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं। सेम ऑन यू मिस्टर रणविजय अग्निहोत्री। आयशा की बात सुनकर रणविजय के होठों पर मौजूद हंसी कहीं गायब हो जाती है और उसके माथे की नसें उभर आती हैं और वो आयशा को जो लाइन से पकड़कर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई अगर अगली बार तुमने अपना ये मुंह खोला तो तुम्हारी जीभ काट लूंगा। आयशा रणविजय की बात का जवाब देती उससे पहले ही रणविजय आयशा के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। आयशा रणविजय की पीठ में मुक्के मारने लगती है ताकि रणविजय उसे छोड़ दे, पर ऐसा नहीं होता और रणविजय आयशा की हरकत से गुस्सा होकर उसको वाइल्ड किस करने लगता है। रणविजय आयशा के होठों को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वही पूरे 30 मिनट के बाद रणविजय आयशा के होठों को छोड़ता है। इस वक्त दोनों ही लंबी लंबी सांस लेकर रहे थे। रणविजय अपने सांसें संभालते हुए आयशा से कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई एक बात अपने दिमाग में रख लो, तुम मेरी औरत हो और तुम्हें अब मेरी हर फिजिकल नीड को पूरा करना है। आयशा गहरी सांस लेते हुए रणविजय को देखते हुए बोली, आज आपका वक्त है तो आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, पर एक दिन मेरा वक्त भी आएगा। आयशा की बात सुनकर रणविजय का जबड़ा कस जाता है। रणविजय आयशा का बेड पर धकेल कर अपना टॉवल रिमूव करके आयशा के ऊपर आ जाता है और आयशा की शर्ट कमर तक ऊपर करके उसको अपने आगोश में भर लेता है और एक बार फिर से वाइल्ड रोमांस का सिलसिला शुरू हो जाता है। वही दूसरी तरफ सुहानी के घर चोल का मालिक किराया लेने पहुंच गया। चोल का मालिक दरवाजा खटखटाते हुए बोला, भाई साहब खोली का किराया कब दोगे। सुहानी का भाई दरवाजा खोलता है और चोल के मालिक को खड़ा पाते हैं। चोल का मालिक सुहानी के छोटे भाई से बोला, अरे बेटा मैं अदन आ जाऊं। अच्छा पहले ये बताओ तुम खोली का किराया कब देगो। सुहानी का छोटा भाई चोल के मालिक से बोला, अंकल आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही मेरी दादी को जॉब मिलेगी तो आपको आपका किराया मिल जाएगा। चोल का मालिक मुंह बनाकर बोला, अरे बेटा तुम्हारे मामा 2 महीने से ये ही जुमला बोल रहे हैं,
अब तक तो किराया नहीं दिया, अब अगर मुझे 2 दिन के अंदर घर का किराया नहीं मिला तो फिर अपने लिए नया घर ढूंढ लेना। चोल का मालिक वहां से मुंह बनाकर चला जाता है। सुहानी रेडी होकर जैसे ही रूम से बाहर आती है तो उसका भाई उसको चोल के मालिक की बात बताता है। सुहानी का भाई घबराते हुए बोला, दीदी अगर हमें घर से निकल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? सुहानी अपने छोटे भाई को गले लगाकर बोली, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, आज मुझे जॉब मिल ही जाएगी। फिर सुहानी अपने भाई के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर चली जाती है। सुहानी रोड पर चलते हुए खुद से बोली, अगर मुझे आज भी जॉब नहीं मिली तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मामा को बहुत मुश्किल से एक छोटी सी जगह जॉब मिली है, मुझे भी जॉब मिलनी जरूर है। सुहानी एक छोटी सी कंपनी में जॉब के इंटरव्यू के जाती है और वो सिलेक्ट हो जाती है। सुहानी ने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की हुई थी और वो अपने डैड के साथ 1 साल से उनका बिजनेस भी संभाल रही थी, तो वो इस जॉब से ज्यादा ही क्वालिफाइड थी। सुहानी जॉब मिलने पर बड़ी खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रणविजय के विला में अब तक रणविजय आयशा के साथ रोमांस कर रहा था। रणविजय आयशा की पीठ पर किस और बाइट करते हुए लोअर बैक की तरफ बढ़ रहा था। आयशा की कराहने की और सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थी। रणविजय आयशा के बट पर अपने होंठ रखता है, तभी रणविजय का फोन रिंग करने लगता है। रणविजय जो पूरी तरह से आयशा में डूबा चुका था, फोन की रिंग सुनकर पूरी तरह से चिढ़ जाता है। रणविजय फोन को देखते हुए बोला, जो भी इस फोन पर है उसकी खैर नहीं। रणविजय आयशा से दूर होकर नाइट स्टैंड से अपना फोन उठाकर रिसीव करता है। दूसरी तरफ से प्रतीक बोला, यार आज हमारी होम मिनिस्टर से मीटिंग है और तुम अब तक ऑफिस नहीं आए। रणविजय अपने बालों में हाथ घूमकर कोल्ड वॉइस में बोला, मैं सीधे होम मिनिस्टर के ऑफिस पहुंच जाऊंगा, तुम और निखिल भी टाइम से होम मिनिस्टर के ऑफिस पहुंच जाना। प्रतीक फोन डिस्कनेक्ट करने से पहले एविल स्माइल करते हुए बोला, सुबह सुबह बेड एक्सरसाइज करके तुम्हारे अंदर एनर्जी तो बहुत होगी। प्रतीक रणविजय का जवाब सुने बिना फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। जब 52 रणविजय की मंगेतर और आयशा की मुलाकात। रणविजय और आयशा रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गए थे। रणविजय आयशा को ऑफिस छोड़कर खुद मीटिंग के लिए चला जाता है। आयशा को रणविजय के कैबिन में कुछ काम था, तो वो लिफ्ट से सीधे रणविजय के ऑफिस में पहुंचती है और काउच पर बैठकर कुछ फाइल वर्क करने लगती है। आयशा अपने काम में बिजी थी, तभी कैबिन का डोर खुलता है और एक लड़की जिसने ऑफ वाइट कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, वो घनमर में चलते रणविजय के कैबिन में आती है और आयशा को अपनी सर्द निगाहों से देखकर कोल्ड वॉइस में बोली, हाय यू तुम कौन हो और रणविजय कहाँ है? आयशा अपना सिर उठाकर डेस्क के पास खड़ी लड़की को देखकर खड़ी होती है। आयशा उस लड़की के सवालों का जवाब देने की जगह उल्टा उससे ही सवाल कर बैठती है, तुम कौन हो और बिना परमिशन के कैबिन में कैसे आई? वो लड़की आयशा के सवाल सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और रणविजय के डेस्क पर जोर से हाथ मारकर बोली, मैं फ्यूचर मिसेज अभिलाषा रणविजय अग्निहोत्री और मुझे अपने होने वाले हस्बैंड के कैबिन में आने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। मेरे फियांसे के ऑफिस में खड़ी होकर मुझसे सवाल करने वाली तुम कौन होती हो? आयशा अभिलाषा का इंट्रोडक्शन सुनकर शॉक्ड हो जाती है। रणविजय तो उससे शादी करने वाला था, उसके घर बारात भी लेकर आया था, तो फिर उसकी ये फाइल्स कहाँ से आ गई? और उसके और रणविजय के बीच एक बिना नाम वाला हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता बना चुका था, उसका क्या होगा? आयशा के दिमाग में ये सब बातें चल रही थी। अभिलाषा गुस्से में चिल्लाते हुए आयशा से बोली, इफ आई डोंट गेट द आंसर्स टू माई क्वेश्चंस यू मे लूज योर जॉब। आयशा अपने दिमाग में चल रहे सवालों पर कंट्रोल करके गहरी सांस लेती है और फिर अभिलाषा के सवालों का जवाब देती है। मैं आयशा चौहान रणविजय सर की पीए और एक मीटिंग के लिए अपने पार्टनर के साथ ऑफिस के बाहर गए हैं। आयशा फाइल उठाकर वहां से जाने लगती है, तभी अभिलाषा आयशा के पैरों में अपना एक पैर रखकर उसको गिर देती है। आयशा मुंह के बिल फर्श पर गिरती है। अभिलाषा घनमत में आयशा से बोली, तुम 2 कौड़ी की लड़की मुझे एटीट्यूड देखती हो, अगली बार अगर मेरे सामने पड़ी तो नौकरी से निकालवा दूंगी, अब जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। आयशा फर्श से खड़ी होती है और अपनी नोच टच करके देखती है। आयशा की नोच से खून बह रहा था और आयशा होठ भी कोने से काट गया था। आयशा गुस्से से अभिलाषा की तरफ देखकर बोली, तुम अपनी औकात में रहो, तुम सर की होने वाली वाइफ हो, कल का कुछ पता नहीं है, कौन कहाँ होगा, और मुझे ये नौकरी से निकलवाने का घनमत मत दिखाओ। मैं तो रणविजय सर के घर में भी पेइंग गेस्ट के तौर पर रहा रही हूँ, अगर दम है तो मुझे जॉब से और घर से निकलवा कर दिखा और कॉफी किसी और से मांग लो। आयशा अभिलाषा को 2 जवाब देकर वहां से निकल जाती है। अभिलाषा आयशा की जवाब और चैलेंज से इतना गुस्सा हो जाती है कि रणविजय के कैबिन में तोड़फोड़ करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रणविजय और उसके दोस्त मीटिंग करके अपनी कार से लौट रहे थे। रणविजय अपनी बगल में बैठे प्रतीक को घूर रहा था।
प्रतीक रणविजय को खुद को घूरते हुए देखकर बोला, यार अब क्या आंखों से ही खा जाएगा। मैंने कहा ना, उस कुमार की बेटी को मैं खुद हैंडल कर लूंगा। रणविजय प्रतीक के माथे पर बंदी पट्टी को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। निखिल जो आगे पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था, वो रणविजय और प्रतीक से बोला, तुम दोनों लड़के अभी सुधार सकते हो, लड़कों से पंगे लेने छोड़ दो। लड़कियां मासूम जरूर दिखा है, पर वो वक्त अपने आप खतरनाक भी बन जाती हैं, और इस साबित प्रतीक का फूट हुआ सिर है। रणविजय निखिल की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम मुझे ये बताओ, तुमने आयशा परफ्यूम गिफ्ट क्यों किया। निखिल रणविजय की बात सुनकर बोला, तुम उसके बॉयफ्रेंड होने के बाद भी कभी उसकी खुशी का ख्याल नहीं रखते। तुमने उसके लिए जो परफ्यूम खरीदे हैं, उनकी फ्रेग्रेंस उसको पसंद नहीं। तुमसे बेचारी बच्ची बहुत डरती है, इसलिए उसने मुझसे एक परफ्यूम गिफ्ट में मांग लिया। अब प्लीज उसको इस बात के लिए कुछ मत बोलो, वो बच्ची पहले ही बहुत परेशान है। रणविजय निखिल की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, आयशा को गोद ले लो। प्रतीक रणविजय के सीरियस मजाक पर मुस्काने लगता है। वही जब तीनों दोस्त वापस पहुंचते हैं, तो रिसेप्शनिस्ट सिर झुकाकर रणविजय से बोली, बॉस अभिलाषा मैम आए हैं। प्रतीक रणविजय के कान में बोला, मिस्टर अग्निहोत्री अब घर वाली और बाहर वाली को जाकर संभालिए। रणविजय प्रतीक की लुक देकर प्राइवेट लिफ्ट से अपने कैबिन में चला जाता है, और कैबिन में पहुंचते ही रणविजय अपने कैबिन का हाल देखता है। अभिलाषा लुकआउट पर बैठ थी, वो रणविजय को देखते ही खड़ी होती है और मासूम फेस बनाकर बोली, रणविजय ये देखो, तुम्हारी पीए ने क्या किया। मैंने उससे एक कप कॉफी लाने को क्या कहा, उसने तुम्हारे कैबिन में तोड़फोड़ की और मेरे साथ भी बदतमीजी की। होने वाली मिसेज अग्निहोत्री के साथ उस लड़की ने बदतमीजी की, तुम उस लड़की को जॉब से निकल दो। रणविजय अभिलाषा की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम अभी यहाँ से जाओ, क्या करना है क्या नहीं, ये मैं तय करूंगा। अभिलाषा रणविजय की बात सुनकर चुपचाप वहां से चली जाती है। वही आयशा अपने कैबिन में काम कर रही थी, तभी रणविजय उसके कैबिन में आता है। रणविजय बिना आयशा को देख गुस्से में बोला, आयशा चौहान, तुम अपनी औकात भूल गई हो। तुमने मेरी फियांसे के साथ बदतमीजी की और मेरे कैबिन में तोड़फोड़ भी की। आयशा रणविजय की आवाज सुनकर अपनी चेयर उसकी तरफ करती है और रौंदू आवाज में बोली, आपकी फियांसे ने जो मुझे बिना बिता के चोट पहुंचाई, वो कुछ नहीं, और आपके कैबिन में मैंने तोड़फोड़ नहीं है। रणविजय आयशा की नोच और लोअर लिप को सूज हुआ देता है। रणविजय आयशा के पास तेज कदमों के साथ आकर प्यार से उसकी नोच और लोअर लिप को टच करता है। दर्द की वजह से आयशा की आह निकल जाती है। फिर रणविजय पियून को फोन करके मेडिकल बॉक्स आयशा के कैबिन में लाने को बोलता है। कुछ देर बाद पियून आयशा के कैबिन में मेडिकल बॉक्स देकर चला जाता है। रणविजय आयशा की चोट पर दवाई लाकर शांत पर रौबदार आवाज में बोला, तुम रेस्ट करो। आयशा अपनी चेयर से खड़ी होकर रणविजय से रौंदू आवाज में पूछती है, आप मुझे किस चीज का बदल ले रहे हैं। रणविजय आयशा की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगा। आयशा रणविजय की आंखों में देखकर बोली, आपकी पहले ही शादी कहीं और तारो रखी है, फिर भी आप मेरे घर बारात लेकर आए, मेरे साथ जबरदस्ती से रिलेशनशिप बनाया। रणविजय आयशा का की बात सुनकर बिना कुछ बोले ही चला जाता है। आयशा रणविजय को जाते देखकर बोली, मैं सच्चाई तक पहुंचकर रहूंगी, अब मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने वाली। वही दूसरी तरफ निखिल अपने कैबिन में बैठकर फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, तभी उसके कैबिन में रणविजय आ जाता है। रणविजय को देखकर निखिल फटाफट फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। निखिल रणविजय को गुस्से में देखकर पूछता है, मिस्टर अग्निहोत्री अब क्या हो गया। रणविजय काउच पर बैठकर स्मोकिंग करने लगता है। रणविजय निखिल से कोल्ड वॉइस में बोला, अभिलाषा ऑफिस आई थी और उसने आयशा को हॉट किया। निखिल अभिलाषा का नाम सुनकर बोला, वो चूड़न यहाँ आई थी, वो लड़की कितनी बड़ी नेगेटिव है, मैं बता नहीं सकता, मुझे तो वो अभिलाषा साइको लगती है। गिरगिट भी इतनी जल्दी अपना रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी अपना रंग बदलती है, और उसने मेरे रोली की दी को हॉट किया, भगवान उसको गटर में गिर दे। रणविजय निखिल की बचकानी बातें सुनकर गहरी सांस लेकर कोल्ड वॉइस में बोला, निखिल तुम ये बच्चों की तरह बातें करना बंद करो। वही दूसरी तरफ आयशा एक फाइल पर साइन करवाने के बहाने निखिल के कैबिन में आती है, और आयशा निखिल को फाइल देते हुए बोली, सर इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। निखिल फाइल पढ़कर साइन कर देता है। तभी गहरी सांस लेकर निखिल से पूछती है, सर मुझे आपसे पूछना है, आखिरी रणविजय सर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है वो मुझसे किसी बात का बदला ले रहे हैं। आयशा की बात जैसे ही खत्म हुई, तभी उसके कानों में रणविजय की आवाज पड़ती है, मैंने तुम्हें निखिल से दूर रहने को कहा था, फिर तुम निखिल के कैबिन में क्यों आई। आयशा रणविजय के सीधे मुंह ही बोल देती है। आयशा मासूमियत के साथ बोली, मैं निखिल जी से जानने आई थी।
क्यों अपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? निखिल जी आपके बचपन के दोस्त हैं, इनको तो सब कुछ पता ही होगा। रणविजय काउच से खड़ा होकर आयशा के पास आकर उसका बाजू पकड़कर कोल्ड वॉइस में बोला, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम यहाँ बस निखिल को अपने जाल में फंसने आए हो। वैसे भी तुम्हें अमीर लड़कों को फंसने का शौक है। आयशा अपने करैक्टर पर उठी पर गुस्से में बोली, रणविजय जी आप मेरे करैक्टर सवाल कैसे उठा सकते हैं? आपने मुझे क्या अमीर लड़कों को फंसते हुए देखता है? मैंने तो कभी आपसे भी कुछ नहीं मांग, जो आप मुझे देते हैं मैं वो सब एक्सेप्ट कर लेती हूँ, कभी कुछ नहीं बोलती। फिर आपको मैं कहाँ से लालची लगती हूँ? और अपने कब मुझे निखिल जी से महंगे महंगे गिफ्ट लेते देखा? आप सब मुझे बिना बात के बदनाम कर रहे हैं। मैं गरीब हूँ तो आप मेरे साथ कुछ भी करेंगे? रणविजय आयशा की बाजू पर अपनी पकड़ कसकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, मेरे सामने ये भोली लड़की बनने का नाटक मत करो। तुमने अपने कॉलेज में क्या क्या कारनामे किए हैं मुझे सब पता है। तुम्हें शिमला के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना था तो तुमने अपने अमीर दोस्त के बड़े भाई के साथ अफेयर चलाया और उसके बाद तुम्हें उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। उस कॉलेज की फीस भरने के लिए जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुमने अपने फीस के पैसे भी अपने बॉयफ्रेंड लिए थे। तुम अपनी ख्वाहिशों को पुराना करने के लिए कॉलेज के लड़कों से ड्यूस करती थी। वैसे अपनी खूबसूरती का सही इस्तेमाल कर रही हो। तभी निखिल के कैबिन में चटक की आवाज गूंज उठाती है। रणविजय का गाल एक तरफ झुका हुआ था। आयशा गुस्से में कांप रही थी। आयशा गुस्से में रणविजय से बोली, आप खुद को क्या समझते हैं? आपके पास पैसा है तो आप मेरे बारे में कुछ भी गलत बोलेंगे। ये जो सब आप बातें बोल रहे हैं ये सब कोरी झूठ है। कॉलेज में एडमिशन मुझे मेरे दम पर मिला था और मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी तो फीस का तो सवाल उठता ही नहीं था। मेरी ख्वाहिशें पूरी मेरे पापा की सैलरी में हो जाती थी। मुझे किसी और के सामने हाथ फैलने की जरूरत नहीं होती थी। मुझे पता है आपको अभी भी मेरी बात झूठी ही लगी पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रणविजय गुस्से में आयशा के बाल अपनी मुट्ठी में भर कर दहाड़ते हुए बोला, तुम कितनी घटिया हो ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम एक अमीरजादे को फंसने के लिए अपने कपड़े भी उतारने को। तभी निखिल चिल्लाते हुए बोला, बस रणविजय इससे आगे कुछ मत बोलना। तुमने तो इस मासूम लड़की को बाजारों ही बना कर रख दिया। जो हमें दिखाया जाए वो सच हो ये जरूरी नहीं। रणविजय आयशा को छोड़कर निखिल की कॉलर पकड़कर गुस्से में बोला, तू इसके रूम के चक्कर में फंस गया है तभी तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बीच आयशा जोर से चिल्लाते हुए रणविजय से बोली, बस बहुत हुआ, अब मैं आपकी ये घटियापन और नहीं सहा सकती। आयशा निखिल के कैबिन से रोते हुए बाहर भाग जाती है। निखिल आयशा के पीछे जाने लगता है तो उसके कानों में रणविजय की कोल्ड वॉइस पड़ती है, अगर तू उसके पीछे गया तो ये दोस्त तुझे बहुत दूर हो जाएगा। निखिल के कदम अपनी जगह रुक जाते हैं और वो मजबूर निगाहों से रणविजय को देखकर बोला, रणविजय आयशा गलत नहीं है। मुझे नहीं लगता उसने काजल के साथ गलत किया है। काजल की बॉयफ्रेंड झूठ बोल रहा। रणविजय निखिल के पास आकर कोल्ड वॉइस में बोला, काजल की डायरी में सफा लिखा था आयशा उससे उसका बॉयफ्रेंड छीन रही है। तुम्हें मेरे और आयशा के बीच में आने की जरूरत नहीं है। आज रात तुम्हें हैंगकांग एक मीटिंग के लिए निकलना है। रणविजय निखिल के कैबिन से चला जाता है और निखिल अपनी दोस्ती के आगे मजबूर होकर आयशा की चाह कर भी मदद नहीं कर पाया। वही आयशा सड़क पर पागलों की तरह रोते हुए भाग रही थी। उसके कानों में रणविजय की बातें घूम रही थी। आयशा अचानक ही सड़क पर गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। आयशा रोते हुए बोली, रणविजय जी मेरे बारे में कितनी घटिया सोच रखते। बिल्कुल वो खुद एक घटिया आदमी है। उन्होंने अपनी हवास को पूरा करने के लिए मेरे साथ गलत किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, फिर भी वो मुझे गलत बोल रहे हैं। आयशा अपने चेहरे को अपने हाथों की हथेलियों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगता है। जब 53 बटरफ्लाई डॉन दी टेस्ट माय पेशेंस। वही रात के 11 बजे मुंबई के पोर्ट बंदरगाह के पास मौजूद बंद फैक्ट्री में एक इलीगल हथियारों की डील चल रही थी। रणविजय काउच पर राजा की तरह बैठा था और उसके सामने कुछ लोग बैठे थे। वो सब यहाँ हथियारों की इलीगल डील के इकट्ठा हुए थे। हथियार खरीदने आए लोग हथियारों को बहुत ध्यान से चेक रहे थे। तो इस पर रणविजय कोल्ड वॉइस में बोलता है, मिस्टर बख्शी क्या बात है, तुम बार बार हथियारों में क्या चेक रहे हो? मिस्टर बख्शी एविल स्माइल करते हुए बोले, मिस्टर अग्निहोत्री मैं पहली बार आपके साथ डील कर रहा हूँ तो सब कुछ अच्छे से चेक करके ही डील फाइनल करूंगा ना। आई एम राइट। रणविजय भी डेविल स्माइल करते हुए खड़ा होता है और टेबल पर रखी देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, बख्शी यू आर राइट, तुम्हें सभी हथियार चेक करने चाहिए। चलो तुम्हारे लिए ये काम मैं कर देता हूँ। मिस्टर बख्शी और उसके बॉडीगार्ड कुछ समझ नहीं पाए कि उसे पहले ही रणविजय ने टेबल पर रखी एक गन उठाई और बख्शी ऊपर पॉइंट कर देता है। इससे पहले बख्शी या उसके बॉडीगार्ड कुछ कर पाती
उससे पहले रणविजय ने उन सबको गोलियों से भूनना शुरू कर दिया और देखते ही देखते रणविजय ने बख्शी और उसके सभी बॉडीगार्ड की लाश बिछा दी। रणविजय शमशेर से कोल्ड वॉइस में बोला, ये नो, इस गंदगी का क्या करना है? शमशेर सिर झुकाकर जी बॉस बोलता है। रणविजय अपनी सर्द निगाहों से उन लाशों को देखकर खुद से ही बोला है, उस जगजीत ने शेर मारने के लिए कुत्ते भेज कर थे, उसने ये अपनी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती कर दी। रणविजय के होठों पर रहस्यमय स्माइल आ जाती है। रणविजय जब अपने विला लौटता है तो वो एक सर्वेंट से कोल्ड वॉइस में पूछता है, आयशा घर आई? सर्वेंट ना में सिर हिलाता है। रणविजय का गुस्से में जबड़ा कस जाता है। वहीं दूसरी तरफ आयशा अभी भी उस सड़क पर बैठकर रो रही थी। उसकी जिंदगी में उसको अब कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी आयशा को अपने पापा की एक बात याद आती है और आयशा खड़ी होकर अपने आंसू पोंछकर खुद से बोली, पापा ने कहा था जुल्म करने से ज्यादा सहने वाला होता है। मैं अब और जुल्म नहीं सहने वाली। मैं चाचा जी और रणविजय जी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी। इन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे खरीदने और बेचने की? मैं एक इंसान हूँ, कोई सामान नहीं। आयशा पुलिस स्टेशन ढूंढने निकल जाती है। आयशा को काफी चलने के बाद एक पुलिस स्टेशन मिल जाता है और आयशा इंस्पेक्टर से मिलकर उसको शुरू से लेकर अब तक जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब बताता देती है। इंस्पेक्टर आयशा को देखकर शांत आवाज में बोला, अच्छा तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन से बाहर जाकर किसको फोन करता है? वही आयशा ने सोच लिया था, वो रणविजय को और अपने चाचा को जेल करवा कर ही रहेगी। वो अब बिल्कुल भी नहीं डरने वाली। उसकी जिंदगी तो अब बर्बाद हो ही चुकी है। अब उसके पास गंवाने के लिए जान के अलावा कुछ भी नहीं है। वही 1 घंटे बाद पुलिस स्टेशन के बाहर कारों का काफिला आकर खड़ा होता है। काफिले की तीसरे नंबर की कार का डोर ड्राइवर फटफट खोलता है। कार से रणविजय उतरता है। रणविजय अपने कोट को ठीक करता है और एरोगेंट एटीट्यूड में चलते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचता है। रणविजय के पीछे उसके बॉडीगार्ड की फौज थी। रणविजय की नजर बेंच पर बैठी आयशा पर जाती है। उसका ऑरा और भी खतरनाक हो जाता है। उसके फेस एक्सप्रेस डार्क हो जाते हैं। रणविजय गुस्से में आयशा को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई कॉम टू मी। आयशा के कानों में जैसे ही रणविजय की आवाज पड़ती है वो सिर उठाकर ऊपर देखती है। रणविजय को गुस्से में देखकर आयशा डर जाती है पर वो अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने देती। रणविजय एक बार फिर से आयशा को अपने पास आने को बोलता है पर आयशा ना में गर्दन हिलाती है। आयशा की ना सुनकर रणविजय सर्द निगाहों से आयशा को देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई डॉन टी टेस्ट माई पेशेंस कॉम फास्ट। आयशा अपनी जगह पर ही खड़ी रहती है जैसे वो वहीं चिपक गई हो। रणविजय वहां मौजूद सभी पुलिस वालों को इशारे से बाहर जाने को बोलता है। रणविजय का इशारा मिलते ही सभी पुलिस वाले बाहर निकल जाते सबके बाहर जाते हैं। रणविजय आयशा के करीब आकर उसको पास की दीवार से सद देता है। रणविजय आयशा के होठों के एकदम करीब आकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करके मुझे जेल भेजकर आजादी घूम पाओगी? तो एक बात कान खोल कर सुन लो, मुंबई में मेरा राज चलता है। अब अपने दिमाग से अपनी आजादी का सपना निकल दो। आयशा गुस्से में दांत भींचकर बोली, अब मैं आपसे डर कर चुप नहीं रहने वाली। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ और पैसा अपने चाचा जी को दिया है तो वो आपके गुलाम हुए। आयशा की बात सुनकर रणविजय के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं और वो गुस्से में आयशा के होठों पर अपने होंठ रख देता है और आयशा के होठों को कुतरने लगता है। रणविजय की इस हरकत से आयशा को दर्द होने लगता है। उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू छलक जाते हैं। आयशा रणविजय की मस्कुलर चेस्ट पर हाथ रखकर उसको खुद से दूर पुश करती है। पीडीसी आयशा का जोर हटे कट्टे रणविजय पर नहीं चल रहा था। रणविजय का एक हाथ आयशा की खुली कमर पर चलने लगा था। रणविजय अपनी बॉडी से आयशा की बॉडी को रब करने लगता है। आयशा की हालत खराब होने लगी थी। रणविजय आयशा की बॉडी से आ रही खुशबू से मदहोश हो रहा था। उसकी आंखों में दिजाए उभर आए थे। रणविजय 10 मिनट में बंद आयशा के होठों को फ्री करके अपने होठों पर जीभ से लकी करते हुए डीप वॉइस में बोला, बाकी पनिशमेंट घर चलकर। आयशा जो अपनी सांसें संभाल रही थी। रणविजय की बात सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। रणविजय आयशा को अपने कंधे पर उठाकर अपनी कार में लेकर आता है और उसको सीट पर पटक देता है। ड्राइवर फटाफट कार में पार्टीशन ऑन कर लेता है। रणविजय खुद भी कार के अंदर आ जाता है और आयशा के ऊपर झुककर उसका दुपट्टा साइड करके उसके विजिबल हो रहे क्लेवीज को अपनी डिजायर भरी नजरों से देखने लगता है। आयशा गुस्से में रणविजय से बोली, छोड़ो मुझे। रणविजय को अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो इस वक्त मदहोश हो गया था। रणविजय आयशा के क्लेवीज पर अचानक ही भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। आयशा रणविजय की पीठ पर मुक्के मारते हुए खुद से दूर होने को बोल रही थी।
रणविजय एक विलेन था, और विलेन के दिल में किसके लिए फीलिंग नहीं होती। रणविजय की कार सड़क पर पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रही थी, और ड्राइवर की हालत बहुत ज्यादा खबर हो रखी थी। बैक सीट से आ रही मदहोश भरी आवाज के कारण एसी कार में भी ड्राइवर का चेहरा पसीनों से भरा हुआ था। उसकी की सांसें उसके गले में अटकी हुई थी। वही कार के पार्टीशन की दूसरी तरफ बहुत ज्यादा इंटेंस रोमांस चल रहा था। आयशा सीट पर लेटकर रह भर रही थी, और रणविजय पूरी तरह से वाइल्ड हो चुका था। वो आयशा के साथ कार में भी फिजिकल हो रहा था। आयशा आंखें बंद करके मदहोशी भरी सिसकियां ले रही थी। आह! रणविजय आयशा की सिसकियां की आवाज सुनकर डबल एक्साइटेड होकर आयशा के साथ रोमांस करने लगा था। रणविजय आयशा के बदन के हर एक हिस्से को अपने होठों से छूकर महसूस कर रहा था। ये सिलसिला 1 घंटे तक चलता रहा। फिर रणविजय आयशा के ऊपर लेट जाता है और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर हौंकते हुए बोला, बटरफ्लाई, अब तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारा नहीं मेरा हक है, तो तुम्हारे साथ वो होगा जो मैं चाहूंगा। इस वक्त आयशा नींद के आगोश में जा चुकी थी। जब आयशा का कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो अपनी गर्दन उठाकर आयशा के मासूम थके हुए चेहरे को देखता है, जिस पर थकावट सफा दिख रही थी, और इसके साथ आयशा के गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो चुके थे। रणविजय आयशा के मासूम चेहरा देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम अगर मुझे चोट पहुंचती तो फिर भी मैं तुम्हें छोड़ देता। तुमने मेरी जान से प्यारी छोटी बहन को चोट पहुंचाई है, उसके लिए तुम्हें मैं पूरी जिंदगी सजा दूंगा। कुछ देर रणविजय आयशा के ऊपर यूं ही लेटा रहता है, और कुछ देर बाद वो आयशा से दूर होकर अपने कपड़े पहनता है, और फिर आयशा को भी सके कपड़े पहना देता है, और फिर रणविजय आयशा को अपनी गोद में बैठ लेता है। इस वक्त आयशा की सिर रणविजय की चेस्ट पर था। रणविजय आयशा के बालों से आती खुशबू को आंखें बंद करके सूंघ रहा था। वही कुछ देर बाद रणविजय आयशा को लेकर विला आ जाता है। रणविजय आयशा को अपनी गोद में लेकर जैसे ही विला के अंदर एंटर करता है, तो अभिलाषा को पाता है। वही अभिलाषा रणविजय की गोद में सोती हुई आयशा को देखकर गुस्से में पागल हो जाती है, पर वो रणविजय के सामने अपना गुस्सा जाहिर नहीं होने देती। अभिलाषा रणविजय से बड़ी ही मासूमियत से पूछती है, रणविजय, ये तुम्हारी पीए हैं, तुम उसको अपने घर क्यों लाए? रणविजय अभिलाषा की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, ये इसी घर में रहती हैं। अभिलाषा रणविजय की बात सुनकर पूछती है, पर क्यों रणविजय? रणविजय अभिलाषा की बात सुनकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, तुम शायद भूल गई हो मैं कौन हूँ। मुझे सवाल पूछने की आदत है, जवाब देने की नहीं। और अभी तुम मेरी वाइफ बानी नहीं हो जो मुझसे सवाल कर सको। अब तुम अपने घर जाओ। रणविजय अपनी बात बोलकर आयशा को लेकर सीढ़ियों से ऊपर की ओर चला जाता है। वही अभिलाषा रणविजय और आयशा को देखकर अपने मन में बोली, इस लड़की ये जाने के बाद भी कि मैं रणविजय की मंगेतर हूँ, मुझे जिस तरह से उल्टा जवाब दिया था, उससे यही पता चलता है इस लड़की और रणविजय का अफेयर चल रहा है। तभी ये लड़की हवा में उड़ रही है, पर मेरा नाम भी अभिलाषा है, जिससे उन बाकी लड़कियों को रणविजय की जिंदगी से बाहर निकल फेंक इस भी वैसे ही फेंक दूंगी। फिर अभिलाषा वहां से चली जाती है। 54 आयशा इज प्रेग्नेंट। आसमान में सूरज चमक रहा था। सूरज की रोशनी पर्दा से छनकर रणविजय के रूम में आ रही थी, और आयशा के मासूम चेहरे पर पड़ रही थी, और आयशा का मासूम चेहरा सोने की तरह चमक रहा था। आयशा के चेहरे पर रणविजय की दी हुई थकान देख रही थी। रणविजय कोनी से टक लगाकर आयशा के चमकते चेहरे को एक टक देख रहा था। रणविजय आयशा को देखकर कुछ सोच रहा था, क्या ये उसके चेहरे से पता नहीं चल रहा था। वही ब्लैंकेट के अंदर से झांकते आयशा के क्लेवीज पर रणविजय की नजर पड़ती है, और उसको अपने बॉडी में गर्म महसूस होने लगती है। रणविजय अपने होंठ आयशा के क्लेवीज पर रख देता है। तभी उसके कानों में आयशा के दर्द से कराहने की आवाज पड़ती है। रणविजय आयशा की कराहने की आवाज सुनकर टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, बटरफ्लाई, अब तुम्हें पूरी जिंदगी ऐसे ही दर्द दूंगा, और तुम खुद को बचा भी नहीं पाओगी। रणविजय आयशा का ब्लैंकेट रिमूव करके उसके ऊपर आ जाता है, और सोती हुई आयशा को अपने आगोश में भरकर वाइल्ड रोमांस करने लगता है। और धीरे धीरे आयशा की सिसकियां और कराहने की आवाज रूम में गूंजने लगती है। अब रणविजय का रोज का रूटीन बन चुका था, सुबह, दोपहर और रात को आयशा के साथ फोर्सफुली वाइल्ड रोमांस करने का। रणविजय ने आयशा को अपनी फिजिकल नीड का सामना समझ लिया था। आयशा की जिंदगी बर्बाद करने की उसने जो कसम ली थी, वो उसको पूरे दिल से पूरा करने में लगा था। 1 महीना यूं ही गुजर चुका था। एक सुबह रोमांस के बाद आयशा बेड पर ब्लैंकेट में लिपटी हुई आंसू बहा रही थी। रणविजय अपने कमर पर टॉवल लेपट कर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई, मैं 3 दिन के लिए आउट ऑफ इंडिया बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। अगर भागने की कोशिश भी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रणविजय रोती हुई आयशा को छोड़कर बाथरूम में शावर लेने चला जाता है। आयशा रणविजय को देखकर रोते हुए बोली, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी।
वहीं दूसरी तरफ सुहानी रोज की तरह ही अपने ऑफिस आई थी। सुहानी अपने डेस्क पर बैठ जाती है तो उसकी कोलिग बोली, यार सुहानी, तूने आज की ताज़ा खबर सुनी? सुहानी अपने डेस्क पर रखी अपनी फैमिली फोटो फ्रेम साफ करते हुए पूछती है, कौन सी खबर? वो कोलिग सुहानी से परेशान आवाज में बोली, यार सुहानी, हमारी कंपनी को किसी और ने खरीद लिया है और नया बॉस आज ऑफिस में आने वाले हैं। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं वो हम पुराने एम्प्लॉय को निकल ना दे। सुहानी अपनी कोलिग की बात सुनकर घबरा जाती है। सुहानी घबराए आवाज में बोली, यार प्रीति, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जॉब मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी और अगर ये जॉब चली गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रीति सुहानी को घबराया हुआ देखकर बोली, चल सुहानी, ये तो मेरी दिमाग की सोच है। सुहानी गहरी सांस लेकर बोली, हाँ ये भी है। सुहानी और प्रीति अपने काम में लग जाती हैं। तभी पीयून सुहानी के पास आता है और सुहानी से बोला, मैडम, आपको नए बॉस ने अपने कैबिन में बुलाया है। पीयून की बात सुनकर सुहानी घबरा जाती है। सुहानी डरते डरते नए बॉस से मिलने कैबिन में जाती है। सुहानी कैबिन का डोर नॉक करती है। अंदर से कॉम इन की आवाज आती है। सुहानी डरते डरते अंदर जाती है तो बॉस की चेयर पर बैठे आदमी को देखकर गुस्से में बोली, तुम? वो आदमी सुहानी को अपनी सर्द निगाहों से देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, बॉस से बात करने की बदतमीजी नहीं है। सुहानी अपने गुस्से को शांत करती है। इस नौकरी की उसको बहुत जरूरत थी। सुहानी सॉरी मांगती है। न्यू बॉस सुहानी से कोल्ड वॉइस में बोला, मिस कुमार, मेरे टेबल पर ये जो 20 फाइल हैं, अगर तुम आज के आज कंप्लीट कर दी तो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा और अगर तुम ये फाइल आज के आज कंप्लीट नहीं कर पाए तो तुम्हारी सैलरी आधी कर दूंगा। सुहानी अपने बॉस की बात सुनकर शांत आवाज में बोली, मिस्टर प्रतीक आहूजा, मुझे सब पता है। ये सब तुम परेशान करने के लिए कर रहे हो और तुम मेरी सैलरी बढ़ने के लिए तैयार रहो। प्रतीक अपनी चेयर से खड़ा होकर सुहानी के पास आकर कोल्ड वॉइस में बोला, मिस कुमार, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो बदतमीजी से बात करो वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सुहानी सॉरी बोलकर फाइल लेकर कैबिन से बाहर चली जाती है। सुहानी के कैबिन से बाहर जाते ही प्रतीक खुद से बोला, सुहानी कुमार, अब तुम देखो कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क करता हूँ। प्रतीक अपनी चेयर पर बैठकर अपने लैपटॉप में सुहानी को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रणविजय की विला में रणविजय ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसके साथ वाली चेयर पर आयशा बैठी थी और रोली को गाजर खिला रही थी। रणविजय आयशा के मासूम चेहरे को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, आज ऑफिस में जो मीटिंग है उसकी प्रेजेंटेशन तुमने तैयार की? आयशा गुस्से में रणविजय से बोली, कल ऑफिस से आने के बाद मैंने आपसे बोला था मुझे छोड़ दीजिए, मुझे प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, पर आपको तो अपनी हवास के सामने कुछ कहाँ दिखाई देता है। आयशा की बात सुनकर रणविजय की जबड़ा कस जाता है। वो आयशा को गुस्से से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना। आयशा रणविजय की बात सुनकर चुप हो जाती है। रणविजय आयशा को पनिशमेंट देने में बिल्कुल नहीं सोचता था। रणविजय ब्रेकफास्ट करने के बाद एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और आयशा भी ब्रेकफास्ट करके रोली को अपने साथ लेकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। आयशा पैदल ही ऑफिस जा रही थी। रोली आयशा के चेहरे पर सैडनेस देखकर अपनी भाषा में पूछता है, चू आशु, तुम आजकल इतनी सैड क्यों रहती हो? आयशा सैड वॉइस में बोली, रोली, मेरी जिंदगी उस रणविजय नाम के शैतान ने बर्बाद करके रखी है। मेरा कहीं भाग जाने का मन करता है, फिर दादी की याद आ जाती है। अगर मैं भाग गई तो रणविजय दादी को नुकसान पहुंचाएगा। रोली आयशा के हाथ पर किस करता है। आयशा रोली के किस करने पर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, तुम मेरे साथ हो, बस इसलिए मैं अभी तक सरवाइव कर पा रही हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, आज मैं तुम्हें अपने ऑफिस के दोस्तों से मिलवाऊंगी। रोली आयशा की बात सुनकर खुश हो जाता है। आयशा ऑफिस जा ही रही थी। आयशा को अचानक ही चक्कर महसूस होते हैं। तभी आयशा के पास एक कार आकर रुकती है। कार से निखिल उतरता है। निखिल आयशा के लड़खड़ाते पैरों को देखकर उसको संभालता है। निखिल आयशा से पूछता है, आयशा तुम ठीक हो? आयशा ना में सिर हिलाती है। निखिल आयशा को अपनी कार में बैठता है। आयशा का चेहरा पीला पड़ हुआ था, जो ये बात साफ बता रहा था आयशा की तबीयत ठीक नहीं है। आयशा कार में बैठते ही निखिल से बोली, निखिल जी, कुछ दिनों से मुझे बहुत थकान महसूस होने लगी है और वॉमिटिंग का मन करता है। निखिल कार में बैठकर आयशा से बोला, तुमने रणविजय को बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? आयशा हाँ में सिर हिलाकर रौंदो आवाज में बोली, रणविजय जी ने बोला, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं बस काम से बचने के लिए अपनी तबीयत का बहाना बना रही हूँ, पर मैं सच बोल रही हूँ। निखिल ड्राइवर से हॉस्पिटल चलने को बोलता है क्योंकि आयशा को देखकर कोई भी बता सकता था उसकी तबीयत वाकई खराब है। आयशा आंखें बंद करके बैठा जाती है। निखिल आयशा को ध्यान से देखकर खुद से बोला,
रणविजय ने बेचारी आयशा की जिंदगी बर्बाद करके रखी है। मुझे एक बार वो कार्ल्स का बॉयफ्रेंड मिल जाए, फिर उससे सच पता लगाऊंगा। वो कमीना पता नहीं कहाँ गायब हो गया। निखिल आयशा को सिटी हॉस्पिटल में लेकर आता है और एक लेडी डॉक्टर से उसका चेकअप करवाता है। डॉक्टर आयशा का चेक करने के बाद निखिल से पूछती है, आप पेशेंट के क्या लगते हैं? निखिल डॉक्टर से बोला, ये मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है। डॉक्टर हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, आपके दोस्त पापा बनने वाले हैं। डॉक्टर की बात सुनकर आयशा और निखिल हैरान रह जाते हैं। निखिल डॉक्टर से कंफर्म करते हुए पूछता है, डॉक्टर आप श्योर हैं? डॉक्टर निखिल से बोली, कुछ देर में मैम की रिपोर्ट आ जाएगी, तब पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा ते प्रेग्नेंट है या नहीं। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। निखिल आयशा के कंधे पर हाथ रखकर बोला, आयशा तुम रो क्यों रही हो? प्रेग्नेंट होना तो औरत के लिए बहुत स्पेशल होता है। आयशा कुछ नहीं कहती, बस बैठकर रोती ही रहती है। कुछ देर में रिपोर्ट भी आ जाती है। निखिल रिपोर्ट देखता है, आयशा वाकई 1 वीक प्रेग्नेंट थी। निखिल आयशा को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। आयशा को चुप करवाते हुए बोला, आयशा तुम क्यों रो रही हो? आयशा रोते हुए बोली, मैं रो ना तो क्या करूं, आपको तो सब कुछ पता है। निखिल आयशा को अपना रुमाल देते हुए बोला, आयशा देखो, अब जो भी है तुम्हें इस सिचुएशन का सामना करना ही पड़ेगा। आयशा अपने आंसू पोंछकर बोली, मैं अबॉर्शन करवा लूंगी। आयशा की बात सुनकर निखिल बोला, आर यू मैड? रणविजय को जब इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा तुम सोच भी नहीं सकती। तुम अभी शांत रहो, रणविजय जब आएगा मैं उससे बात करूंगा। वही दूसरी तरफ सुहानी फाइल पूरी करने में लगी थी। सुहानी ने लंच भी नहीं किया था, वो बस फाइल वर्क पूरा करने में लगी थी। वही प्रतीक अपने कैबिन में बैठा था और अपने फोन में टाइम देखकर टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, ऑफिस की छुट्टी होने में बस कुछ 5 मिनट बाकी हैं। मिस कुमार तुम्हारा क्या होगा? तभी प्रतीक के कैबिन पर कोई नोक करता है। प्रतीक कॉम इन बोलता है। सुहानी फाइल लेकर प्रतीक के कैबिन में आती है और टेबल पर रखकर स्माइल करते हुए बोली, सर सभी फाइल कंप्लीट हो चुकी है। सुहानी फाइल रखकर चली जाती है और प्रतीक गुस्से से उसको जाते हुए देखता रह जाता है। प्रतीक गुस्से में टेबल का सामना गिरकर बोला, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। वही 3 दिन बाद रणविजय अपने बिजनेस ट्रिप से घर लौटता है तो निखिल और प्रतीक को लिविंग हॉल में परेशान सा खड़ा देता है। रणविजय उन दोनों से कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम दोनों यहाँ? प्रतीक रणविजय से बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए। तेरी बटरफ्लाई की 2 दिन से बहुत तबीयत खबर है, बस उल्टियां किए जा रही हैं, कुछ खा पी भी नहीं रही है। रणविजय तेज कदमों के साथ अपने रूम में पहुंचता है तो लेडी डॉक्टर को आयशा का चेकअप करते हुए देखता है। रणविजय डॉक्टर से कोल्ड वॉइस में पूछता है, व्हाट हैपन टू डॉक्टर बटरफ्लाई? डॉक्टर सिर झुकाकर बोली, सर प्रेगनेंसी में शुरुआती महीनों में ऐसा ही होता है। डॉक्टर की बात सुनकर रणविजय एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और वो आंखें बंद करके लेटी आयशा को देखने लगता है। डॉक्टर आयशा को चेक करके दवाई देकर चली जाती है। जब 55 केयरिंग रणविजय इस वक्त अपने दोस्तों के साथ बार रूम में था। निखिल रणविजय के एक्सप्रेशन लेस फेस को देखकर समझ नहीं पा रहा था, रणविजय पापा बनने से खुश है या फिर गुस्सा। प्रतीक रणविजय से गहरी सांस लेकर बोला, यार रणविजय आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा, पर मुझे लगता है तुम्हें ये बेबी रखना चाहिए। निखिल प्रतीक की बात सुनकर बोला, मुझे भी यही लगता है, तुम्हें आयशा और बेबी को एक्सेप्ट करना चाहिए। रणविजय निखिल को अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, बेबी मेरा है, उसको मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगा, पर बटरफ्लाई को नहीं। निखिल रणविजय की बात सुनकर बोला, यार तुम कैसी बेकार की बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना हमारी सोसाइटी कैसे है? एक अनमेरिड लड़की का प्रेग्नेंट होना आज भी गलत मान जाता है और फिर उस लड़की को कोई नहीं अपनाता। आयशा की तो फैमिली कैसी है समय सभी जानते हैं। रणविजय निखिल की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, मुझे सिर्फ अपने बेबी से मतलब है। निखिल रणविजय से बोला, सीरियसली तुम्हें आयशा की जरा भी फिक्र नहीं है? रणविजय बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। निखिल रणविजय की बातें सुनकर आग बुबला हो जाता है। प्रतीक निखिल के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम उस आयशा के लिए क्यों अपनी बचपन की दोस्ती दवा पर लगा रहे हो? निखिल प्रतीक की बात सुनकर बोला, तुम दोनों के सीने में दिल नहीं है, पर मेरे सीने में दिल है। मुझे आयशा के लिए बुरा लगता है, वो जो कुछ सहा रही है देखकर रोना भी आता है, पर मैं मजबूर हूँ जो उसकी मदद नहीं कर सकता। प्रतीक निखिल की नम आंखों को देखकर बोला, अगर तुम्हें लगता है आयशा निर्दोष है तो साबित करो। अगर आयशा निर्दोष निकलती तो मैं खुद रणविजय से बात करूंगा कि वो अभिलाषा को छोड़कर आयशा से शादी कर ले। तुम्हारे पास 9 महीने का वक्त है। निखिल प्रतीक की बात सुनकर उसके गले लगकर बोला, थैंक यू भाई मेरी बात को समझने के लिए।
प्रतीक को खुद से दूर करके बोला, बस बस अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। वही रणविजय रूम में आता है और आयशा को बैट की क्राउन से टक लगाकर बैठे हुए देखता है। आयशा का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। रणविजय आयशा के पास आकर बैठ जाता है और आयशा की टमी पर किस करके बेबी से शांत पर रौबदार आवाज में बोला, बेबी डैडी आपके आने की खबर सुनकर बहुत खुश हैं। डैडी आपको दुनिया भर की सारी खुशियां देंगे। डैडी तुम पर दुख की परछाई तक नहीं पड़ने देंगे। डैडी को तुम्हारा इंतजार है। आयशा रणविजय की बातें सुन रही थी। उसने कभी भी रणविजय को इस तरह की केयरिंग बातें करते हुए नहीं सुना था। रणविजय बेबी से बात करने के बाद आयशा को देखता है। आयशा रणविजय की सर्द आंखों को देखकर डर जाती है। रणविजय आयशा से कोल्ड वॉइस में बोला, अगर तुम्हारी किसी भी गलती की वजह से मेरी बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में दफन दूंगा। रणविजय का अपने प्रति नफरत भरा रवैया देखकर आयशा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। आयशा को अपनी फ्यूचर की चिंता खाई जा रही थी। अब उसका फ्यूचर क्या होगा? वही रणविजय का उसके साथ अब भी वही नफरत वाला बर्ताव। अचानक ही आयशा को कुछ अजीब फील होता है और वो मुंह पर हाथ रखकर बाथरूम में भागते हुए जाती है। रणविजय भी उसके पीछे बाथरूम में जाता है। रणविजय आयशा को वॉमिटिंग करते हुए देखता है। आयशा वॉमिटिंग करने के बाद इतना ज्यादा लो महसूस कर रही थी कि वो बाथरूम के फर्श पर ही बैठ जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। आयशा की हालत देखने से बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। रणविजय पंजों को बल आयशा के पास बैठकर उसके गाल थपथपाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई आर यू ओके? आयशा रणविजय को देखती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। रणविजय आयशा को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। रणविजय आयशा को मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाता है और आयशा को एडमिट करवा देता है। वही डॉक्टर 2 दिन आयशा को अपनी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। वही तीसरे दिन रणविजय ऑफिस के बाद सीधे हॉस्पिटल आयशा से मिलने जाता है। आयशा वीआईपी वार्ड में थी। रणविजय आयशा के वार्ड में आता है तो वो देखता है फीमेल डॉक्टर आयशा का चेकअप कर रही है। डॉक्टर रणविजय को देखकर बोली, सर मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। आप मैम से मिलने के बाद मेरे कैबिन में आ जाना। फिर डॉक्टर आयशा के वार्ड से चली जाती है। आयशा जो बैठी थी वो रणविजय को देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। रणविजय आयशा के पास आकर उसके कान में कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई डोंट शो मी एटीट्यूड अदरवाइज इट वोंट बी गुड। आयशा बिना किसी भाव के बोली, जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं तब से मेरे साथ अच्छा हुआ ही कहाँ है। रणविजय आयशा की टमी पर हाथ रखकर बोला, बटरफ्लाई अब तक जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो कुछ भी नहीं है और मुझे इससे ज्यादा कुछ भी करने के लिए मत उकसाओ। आयशा रणविजय की धमकी सुनकर फिर से आंसू बहाने लगती है। रणविजय आयशा के आंसू देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, These crocodile tears should be visible to someone else। आयशा रणविजय की बात सुनकर और जोर से रोने लगती है। आयशा बहुत ज्यादा इमोशनल वीक फील कर रही थी। उसके पास कोई नहीं था जिसके साथ वो अपना दुख बांट सके। रणविजय आयशा को रोते हुए छोड़कर डॉक्टर से मिलने चला जाता है। रणविजय डॉक्टर के सामने बैठा था। डॉक्टर सिर झुकाकर बोली, सर आपकी गर्लफ्रेंड इस वक्त मेंटली और फिजिकल बहुत वीक है। अगर वो ऐसे ही मेंटली और फिजिकल वीक रही तो बेबी को कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर रणविजय का जबड़ा कस जाता है। डॉक्टर रणविजय को गुस्से में देखकर बोली, सर अगर आप एक हेल्दी बेबी चाहते हैं तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड को सबसे पहले मेंटली खुश रखना होगा। आपकी गर्लफ्रेंड डिप्रेशन में है। आपको उनको उनके डिप्रेशन से निकलना होगा। इस वक्त मैम को आपके लव और केयर की बहुत जरूरत है। सर आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ? रणविजय बस हम में जवाब देता है। डॉक्टर आयशा का डाइट चार्ट और बाकी सब इम्पोर्टेंट चीजों की फाइल बनाकर रणविजय को सौंप देती है। रणविजय डॉक्टर के कैबिन से निकल जाता है और डॉक्टर की बात सोचते हुए चल रहा था। रणविजय जैसे ही आयशा के वार्ड में पहुंचता है तो वो निखिल को देखता है। रणविजय देखता है निखिल से बात करते वक्त आयशा मुस्कुरा रही थी। रणविजय कुछ देर तक आयशा को यूं ही देखता है और फिर रणविजय आयशा के वार्ड के अंदर आता है। रणविजय कोल्ड वॉइस में निखिल से बोला, तुम यहाँ? निखिल आयशा की टमी देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं अपने नेफ्यू से मिलने आया हूँ और तुम मुझे मेरे नेफ्यू से मिलने से नहीं रोक सकते। रणविजय अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर कोल्ड वॉइस में बोला, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। रणविजय निखिल को वार्ड से बाहर लेकर जाता है। वो दोनों कुछ बात करते हैं और उसके बाद निखिल हॉस्पिटल से निकल जाता है। वही अगले दिन शाम के वक्त आयशा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। रणविजय आयशा को विला लेकर पहुंच जाता है। आयशा जैसे ही लिविंग हॉल में कदम रखती है सभी सर्वेंट उसके ऊपर फूलों की बारिश करने लगते हैं। सभी मेड आयशा के पास आकर उसको गुलाब देकर कंग्रेचुलेशंस बोलती हैं।
निखिल रोली के साथ आता है और आयशा से मुस्कुराते हुए बोला, मैडम आज से आप इस महल की महारानी हैं। आयशा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रणविजय आयशा को अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर जाता है और आयशा को बेड पर प्यार से बैठकर उसके माथे पर किस करके बोला, बटरफ्लाई अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। आयशा रणविजय की नर्म आवाज सुनकर हैरान हो जाती है। आयशा रणविजय के माथे पर हाथ रखकर बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है? आयशा की बात सुनकर रणविजय अचानक ही हंसने लगता है। रणविजय को पहली बार हंसते हुए देखकर आयशा आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। रणविजय आयशा के हाथ पकड़कर रौबदार आवाज में बोला, बटरफ्लाई अब तक जो हुआ उसको भूलकर अब से हम एक नई शुरुआत करेंगे। अब हमारी जिंदगी में एक नई जिंदगी जुड़ गई है। आयशा को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये आदमी एक रात में कैसे इतना बदल गया। कुछ दिन यूं ही गुजर गए थे। एक सुबह रणविजय जिम करके जब रूम में लौट तो वो आयशा को रोते हुए देता है। रणविजय आयशा के पास आकर उसके माथे पर किस करके बोला, बटरफ्लाई वेकअप। आयशा कसमसाने लगती है। रणविजय आयशा के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर बोला, बटरफ्लाई वेकअप तुम्हें दवाई भी लेनी है। आयशा अंगड़ाई लेते हुए उठाती है। रणविजय आयशा की उठाने में मदद करता है। फिर रणविजय आयशा को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर जाता है और आयशा को अपने हाथों से ब्रश करवाता है और अपने ही हाथों से आयशा का चेहरा पानी से धोकर उसकी फ्रेश होने में हेल्प करता है। आयशा को काफी ज्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, जिसकी वजह से वो हर दम वीक फील करती थी। रणविजय आयशा को रूम में लेकर आता है और आयशा को बेड पर बैठकर उसको अपने हाथों से दवाई खिलाता है। आयशा रणविजय का हाथ पकड़कर बोली, रणविजय जी कल से मेरा खट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है। रणविजय आयशा के पास बैठकर उसके गाल पर किस करके प्यार से बोला, बटरफ्लाई तुमने मुझे कल ही क्यों नहीं बताया। आयशा मासूम चेहरा बनाकर बोली, आप ऑफिस में थे और जब आप लौटे तो मैं सो गई थी। रणविजय आयशा के गाल सहलाते हुए बोला, बटरफ्लाई अगली बार अगर कुछ मन करके तो मुझे बता देना। आयशा में सिर हिलाती है। वही दूसरी तरफ अग्निहोत्री मेंशन में सब लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा थे। सब चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी रणविजय की सटेप मोम के फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज पढ़ाकर शिल्पा की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो अपने बेटे हैरी के फोन पर मैसेज करती है। हैरी अपनी मोम का मैसेज रीड करता है, हैरी हमें अभी कहीं जाना है, तुम चलो, मैं 10 मिनट बाद आती हूँ। हैरी अपनी मोम की बात मानकर कुछ बहाना बनाकर चला जाता है और शिल्पा भी 10 मिनट बाद बाहर निकल जाती हैं। वो दोनों एक होटल के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वहां वो एक कोने की टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। उस टेबल पर एक आदमी पहले से ही बैठा हुआ था। वो आदमी शिल्पा से मुस्कुराते हुए बोला, दादी बनने की कंक्लूजन। उस आदमी की बात सुनकर शिल्पा गुस्से से हैरी को घूर कर देखती है। वो आदमी बोला, बहना मैं हैरी की नहीं रणविजय की बात कर रहा हूँ। उसने तुम्हें दादी बना दिया। शिल्पा अपने छोटे भाई की बात सुनकर गुस्से में बोली, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। शिल्पा का छोटा भाई रमेश हंसते हुए बोला, बहना रणविजय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ की महीनों से लीव इन में रह रहा है और तुम्हें कानों कान खबर नहीं हुई। शिल्पा अपने भाई से गुस्से में बोली, छोटे बकवास मत करो, सफा सारी बात बताऊं। रमेश अपनी बहन को देखते हुए बोला, उस रणविजय ने सारी जायदादें हड़पने के लिए चल दी हैं। उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और वो उस बच्चे के सहारे अग्निहोत्री इंडस्ट्री का सीईओ बनाना चाहता है। उस बूढ़े की गोद में अगर रणविजय ने उसका परपोता डाल दिया तो तुम्हें पता है ना, वो बूढ़ा तुम्हारा ससुर सब कुछ रणविजय को दे डालेगा। शिल्पा अपने भाई से खतरनाक आवाज में पूछती है, ये अखबार पक्की है ना। रमेश में सिर हिलाता है। हैरी अपनी मोम से बोला, मोम मैं डैड को फोन करके बताता देता हूँ रणविजय ने शादी से पहले क्या कारनामे किए हैं। शिल्पा हैरी को गुस्से में घूरते हुए बोली, स्टूपिड, अगर ये बात धनराज को पता चली कि वो दादा बनने वाले हैं तो क्या पता उसका सोया हुआ प्यार जाग जाए। मैंने धनराज और रणविजय के बीच बहुत मुश्किल से दूरियां पैदा की हैं और मैं इन दूरियों को मिटाने नहीं दे सकती। जो मेरे और जायदादे के बीच आएगा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रणविजय की गर्लफ्रेंड को मारना होगा। रमेश क्रीपी स्माइल करते हुए बोला, मैं कुछ लोग को जानता हूँ जो हमारा काम बड़ी सफाई से कर सकते हैं। शिल्पा रमेश को अपने पर्स से नोटों की गड्डियां निकल कर देती हैं। शिल्पा अपने भाई से बोली, वो लड़की बचनी नहीं चाहिए। फिर शिल्पा और हैरी वहां से निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ रोज की ही तरह निखिल और प्रतीक रणविजय के विला आ गए थे। वो सब मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। निखिल अपनी फनी बातों से आयशा को हंस रहा था। आयशा भी खुलकर बिना किसके डर के हंस रही थी। रणविजय निखिल को घूरते हुए बोला, बस बहुत हुआ, अब बटरफ्लाई और बेबी को ब्रेकफास्ट करने दोगे। निखिल रणविजय की बात सुनकर आयशा से बोला, ये रणविजय ऐसे ही जब देखो
मुझे डांटता रहता है। घर पर डैड की डांट सुनो, यहाँ ऑफिस में इसकी डांट सुनो। रणविजय निखिल की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, मिस्टर नॉटन की चुपचाप से ब्रेकफास्ट करो। रणविजय अपने हाथों से आयशा को ब्रेकफास्ट खिला रहा था। आयशा को निखिल और प्रतीक के सामने रणविजय के हाथों से खाते हुए शर्मा रही थी। रणविजय आयशा के गाल पर किस करके बोला, यू हैव बिकम मोर ब्यूटिफुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। रणविजय की बात सुनकर आयशा शर्म जाती है। जब 56 बटरफ्लाई आई नीड यू। रणविजय आयशा को अपने हाथों से मिल्क पिलता है और फिर आयशा के होठों के पास लगा मिल्क से सफा करता है। आयशा रणविजय से हिम्मत करके बोली, रणविजय जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रणविजय आयशा के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करके बोला, हाँ बोलो। आयशा बहुत हिम्मत करके बोली, रणविजय जी मुझे अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। आयशा की बात सुनकर रणविजय के चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं। आयशा मासूमियत के साथ रणविजय से बोली, प्लीज। रणविजय को आयशा के साथ रहा कर इतना तो पता चल ही चुका था। आयशा साइंटिस्ट बनने के पीछे पागल है। रणविजय आयशा की टमी पर हाथ रखकर रौबदार आवाज में बोला, पढ़ाई का स्ट्रेस इस वक्त तुम्हारे और बेबी के लिए ठीक नहीं है। आयशा रणविजय के हाथ पर हाथ रखकर बोली, पढ़ाई करने से मुझे खुशी मिलती है, प्लीज रणविजय जी मान जाए ना। निखिल कॉफी पीते हुए रणविजय से बोला, मुझे लगता है आयशा को जिस चीज से खुशी मिलती है तुम्हें इसको वो करने देनी चाहिए। रणविजय गहरी सांस लेकर बोला, ओके। फिर रणविजय किसको किसको मैसेज करता है और उसके बाद आयशा के गाल पर किस करके बोला, शाम तक तुम्हारी बुक और बाकी सब आ जाएगा, तुम कल से कॉलेज जाना शुरू कर सकती हो। रणविजय की बात सुनकर आयशा इतनी खुश हो जाती है और वो खुश से चिल्लाने लगती है। निखिल आयशा को खुश देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। रणविजय आयशा शांत करवाते हुए बोला, बटरफ्लाई इतना असाइनमेंट भी तुम्हारे और बेबी के लिए ठीक नहीं है, अब तुम रेस्ट करो। फिर रणविजय आयशा के गाल पर और टमी पर किस करता है। तीनों दोस्त ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं पीछे से आयशा रोली को लेकर रूम में आ जाती है। आयशा रोली को हक करके बोली, ओ रोली मैं बहुत खुश हूँ, मैं फिर से स्टडी करूंगी और फिर अपने पापा का सपना पूरा करूंगी। वहीं दूसरी तरफ प्रतीक अपनी कार से ऑफिस जा रहा था। तभी वो बस स्टॉप पर सुहानी को एक लड़के के साथ खड़े देखता है। प्रतीक अपनी कार कुछ आगे करोकर मिरर में से देखता है। सुहानी जिसने पिंक कलर का स्लीवलेस प्लाजो सूट पहना हुआ था और बालों का मेसी बन बनाया हुआ था, वो अपने साथ खड़े लड़के से हंस हंस कर बात कर रही थी। सुहानी को उस लड़के से हंस हंस कर बात करते देखकर प्रतीक की पकड़ स्टीयरिंग पर कस जाती है। कुछ देर तक प्रतीक सुहानी को उस लड़के से बात करते हुए देखता है और फिर वहां से चला जाता है। वही सुहानी जब ऑफिस पहुंचती है तो पियून उसके पास आकर बोला, मैम आपको सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। सुहानी हाँ में सिर हिलाती है। प्रतीक अपने कैबिन में बैठा था। प्रतीक के चेहरे पर गुस्सा सफा देखा जा सकता था। तभी उसके कैबिन के डोर पर नोक होती है। प्रतीक कोल्ड वॉइस में कमेंट बोलता है। सुहानी कैबिन में आती है और पूछती है, सर आपने मुझे बुलाया। प्रतीक कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम ऑफिस लेट क्यों आई। सुहानी सिर झुकाकर बोली, ट्रैफिक। प्रतीक सुहानी की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, ट्रैफिक या फिर तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में बिजी थी। सुहानी प्रतीक की बात सुनकर उसको देखकर बोली, व्हाट। प्रतीक सुहानी को ढेर सारी फाइलें देकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम 1 घंटा ऑफिस लेट आए हो, अब तुम 2 घंटे लेट घर जाओगी। सुहानी प्रतीक की बात सुनकर बोली, सर मुझे आज घर पर काम है, मैं लेट तक ऑफिस में नहीं रुक सकती। प्रतीक सुहानी की बात सुनकर 2 से 4 घंटे कर देता है। सुहानी मुंह बनाकर चली जाती है। सुहानी अपने डेस्क पर आकर बैठ जाती है और प्रतीक को गालियां देते हुए बोली, इडियट कॉकरोच, पता नहीं खुद को क्या समझता है, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो उसके नीचे मैं कभी जब नहीं करती, मैं कुछ भी नहीं बुली हूँ। सुहानी की फ्रेंड प्रीति वॉशरूम से लौटती है और सुहानी को मुंह फूल कर बैठा हुआ देखकर बोली, तुम्हें क्या लेट आने के लिए बॉस से डांट पड़ी। सुहानी बेचारा सा चेहरा बनाकर बोली, डांट पड़ती तो ठीक था, पर अब मुझे छुट्टी के 4 घंटे बाद भी ऑफिस में रुकना पड़ेगा। प्रीति सुहानी से बोली, अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं भी आज ओवरटाइम करूंगी। प्रीति की बात सुनकर सुहानी राहत की सांस लेकर बोली, अब ठीक है। फिर दोनों सहेलियां अपना काम करने लगती हैं। वही प्रतीक अपने लैपटॉप पर सुहानी को ही देख रहा था। वही शाम हो चुकी थी, ऑफिस की छुट्टी हो चुकी थी, कुछ एम्प्लॉय ओवरटाइम कर रहे थे। उनमें से एक लड़का था। वो लड़का सुहानी के पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, यार सुहानी चलो कैंटीन में कॉफी पी कर आते हैं। सुहानी को भी लो फील हो रहा था तो वो उस लड़के के साथ कॉफी पीने चली जाती है। वही प्रतीक अब भी लैपटॉप के जरिए सुहानी के ऊपर नजर रखे हुए था। सुहानी और वो लड़का जैसे ही कैंटीन में पहुंचते हैं
तो वहाँ पियून आकर सुहानी से बोला, मैम आपको सर बोला रहे हैं। सुहानी का मुंह बन जाता है और वो प्रतीक के कैबिन में नोक करके आती है। प्रतीक सुहानी को गुस्से से घूरते हुए बोला, मिस कुमार तुम ऑफिस में काम करने आती हो या लड़कों के साथ घूमने आए हो? प्रतीक की बात सुनकर सुहानी गुस्से में बोली, माइंड योर लैंग्वेज। प्रतीक अपनी चेयर से खड़ा होकर सुहानी की तरफ बढ़ने लगता है और सुहानी अपने कदम पीछे लेने लगती है। प्रतीक सुहानी से गुस्से में दांत भींचकर बोला, मिस कुमार एक बात ध्यान से कान खोल कर सुन लो। अगर मैंने तुम्हें ऑफिस में किसी लड़के के साथ फालतू बात करते हुए देखा या फिर फालतू में घूमते देखा तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सुहानी प्रतीक की बात सुनकर गुस्से में बोली, आप मेरे बॉस हैं, बाप नहीं, तो अपनी लिमिट में रहिए। सुहानी की बात सुनकर प्रतीक उसकी कमर होल्ड करके उसके यबोन पर बाइट करके कोल्ड वॉइस में बोला, सुहानी कुमार मैं आदमी बहुत टेढ़ा हूँ, मैं वैसे किसी चीज पर हक जताता नहीं, और अगर जताता हूँ तो उस चीज का पीछा छोड़ता नहीं, और अब तुम मेरी एम्प्लॉय हो तो जो मैं बोलूंगा तुम्हें वो करना होगा। प्रतीक अपनी बात बोलकर सुहानी को वॉल से सट कर उसकी गर्दन पर बाइट करके कोल्ड वॉइस में बोला, तुम पर अब से मेरे 24 घंटे नजर रहेंगी। अगर किसी लड़के के साथ दिखी तो नौकरी के साथ जान भी जाएंगी। अंडरस्टैंड? सुहानी को प्रतीक की गोल गोल बातें समझ नहीं आ रही थी। वो बस घबराई हुई नजरों से प्रतीक को देख रही थी। प्रतीक सुहानी के डीप गले से विजिबल हो रहे क्लेवेज को देखकर बेकाबू सा हो जाता है और सुहानी के क्लीवेज पर बाइट करता है। सुहानी प्रतीक को खुद से दूर धकेलकर कैबिन से बाहर भाग जाती है। वही प्रतीक को खुद कुछ समझ नहीं आता, आखिर उसने क्यों सुहानी के साथ ये सब किया। वही सुहानी भागते हुए वॉशरूम में आकर अपना चेहरा धोकर खुद से बोली, सुहानी रिलैक्स, सब ठीक है। सुहानी अपने आप को मिरर में देख बोली, मुझे नई जगह जॉब ढूंढनी होगी। इस आदमी का कुछ भरोसा नहीं है, जो आदमी किसकी जान ले सकता है वो कुछ भी कर सकता है। वही दूसरी तरफ रणविजय के विला में डिनर करने के बाद रणविजय और आयशा रूम में बेड पर बैठे थे। रणविजय आयशा के हेड मसाज कर रहा था। आयशा को ऐसे ही प्यार और केयर की तो जरूरत थी। आयशा आंखें बंद करके बैठी थी। आयशा अपने मन में बोली, मुझे पता है रणविजय जी बेबी की वजह से मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, पर क्या पता बेबी की वजह से रणविजय अच्छे इंसान बन जाए। रणविजय आयशा को लेटकर सेक्सुअल वॉइस में बोला, बटरफ्लाई आई नीड यू। फिर रणविजय आयशा होठों पर अपने होंठ रखकर सॉफ्ट किस करने लगता है। वही आयशा रणविजय के बदले बिहेव की वजह से बहकने लगती है। आयशा की जिंदगी में किसी अपने की कमी थी, उसके प्यार की कमी थी, तो जब रणविजय उसके साथ नरमी से पेश आता है तो भी रणविजय को किस बैक करने लगती है और धीरे धीरे उन दोनों की किस पैशनेट किस में बदल जाता है। रणविजय करीब 30 मिनट बाद आयशा के होठों को छोड़ता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। आयशा अपनी सांसें संभाल रही थी और इस वक्त उसकी आंखें बंद थी। रणविजय एक्साइटेड होकर आयशा की गर्दन पर बाइट कर लेता है और आयशा की यह निकल जाती है, जिससे सुनकर रणविजय और भी ज्यादा एक्साइट हो जाता है। फिर रणविजय आयशा की कुर्ती रिमूव करके कोने में फेंक देता है और फिर आयशा का चेहरा डोर की तरफ कर देता है और उसकी इनरवाया के हुक को अपने दांतों से एक झटके में खोल देता है। अब आयशा की गोरी मलाई जैसी पीठ रणविजय के सामने थी, जिससे देखकर वो पागल हुआ जा रहा था। रणविजय बेसब्रों की तरह आयशा की पीठ पर किस और बाइट करने लगता है और आयशा के मुंह से मदहोश भरी सिसकियां निकलने लगती हैं। आयशा भी अब अपना कंट्रोल खोती जा रही थी। उससे भी दिन भर बेरुखापन नहीं सहा जाता, उसको भी प्यार की जरूरत थी। रणविजय आयशा के बचे हुए कपड़े भी रिमूव करने के बाद उसके पूरे बदन को चूमने लगता है और काफी देर तक आयशा की बॉडी को अपने होठों से छूकर रणविजय आयशा को गोद में उठाकर लड़खड़ाते कदमों के साथ बेड के पास लेकर पहुंचता है और आयशा को प्यार से बेड पर लेटकर उसके ऊपर आने लगता है। रणविजय आयशा के ऊपर आकर उसकी बॉडी को पागलों की तरह किस और बाइट करने लगता है। वही आयशा को रणविजय का टच बहुत अच्छा लगा रहा था। आयशा मदहोशी भरी आवाज में सिसकियां ले रही थी, जिन्हें सुनकर रणविजय और एक्साइटेड हो गया। रणविजय अपने होठों से आयशा के बदन के हर एक हिस्से को चूम रहा था और बाइट करके अपनी निशानियां छोड़ रहा था। अब रणविजय से खुद पर और कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। अधिराज हंसिका से दूर होकर अपने कपड़े भी रिमूव कर देता है और वापस आयशा के ऊपर आ जाता है। रणविजय बिना एक पल गनवाए को आयशा को अपने आगोश में भर लेता है और आयशा की मदहोशी भरी चीख निकल जाती है। रणविजय ने तुरंत ही आयशा के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे प्यार से किस करने लगा। कुछ देर बाद आयशा का दर्द काम हो गया। वही रणविजय आयशा के उभर को अपने हाथों को अपनी गिरफ्तार में लेकर खेलने लगता है। आयशा रणविजय की इस एक्शन से मदहोश होती जा रही। रणविजय आयशा के होठों को फ्री करके उसके उभर पर अपने होंठ रखकर खेलने लगता है। आयशा की मदहोशी भरी सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी।
रणविजय आयशा के उभर पर बाइट कर लेता है। आयशा रणविजय के प्यार में पिघल गई थी। रणविजय सब कुछ बहुत प्यार और केयर के साथ कर रहा था। रणविजय बार बार आयशा से पूछ भी रहा था वो ठीक है या नहीं। आयशा रणविजय को अपनी बाहों में भर लेती है। दोनों एक दूसरे में घूम हो चुके थे। जब 57 शादी कब कर रहे हो। आसमान में सूरज चमक रहा था। सूरज की रोशनी पर्दा से छनकर रणविजय के रूम में आ रही थी और रणविजय और आयशा जो एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे उनके ऊपर पड़ रही थी। इस वक्त दोनों बिल्कुल एक कपल लग रहे थे जो एक दूसरे को बहुत प्यार करता है। रणविजय की नींद खुलती है। वो आयशा को अपने सीने में मुंह छुपाकर सोता देखता है। रणविजय आयशा के बालों पर किस करके बेड से उठकर अपनी पैंट पहनता है और आयशा को अपनी शर्ट पहनाकर बाथरूम में फ्रेश होने जाता है और फिर रणविजय फ्रेश होने के बाद चेंज में जाकर ट्रैक सूट पहनकर रनिंग के लिए निकल जाता है। रणविजय रनिंग के लिए बीच पहुंचता है। वहां उसके दादाजी मिस्टर विश्वास भी जॉगिंग के लिए आए हुए थे। मिस्टर विश्वास रणविजय को देखकर मुस्कुराते हुए जोशीले अंदाज में पुकारते हैं, यंग मैन कम हियर। रणविजय अपने दादाजी की देखकर उनके पास आता है। दादाजी रणविजय को गले लगाकर बोले, यंग मैन तुम तो अपने दादा को भूल ही गए, कभी घर नहीं आते। रणविजय अपने दादाजी से दूर होकर कोल्ड वॉइस में बोला, दादू आपने अपने घर में जो सर्कस के जानवर पाल रखे हैं मुझे उनका चेहरा देखना भी गवार नहीं है। दादू रणविजय की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, बात तो तुमने सही कही। वैसे हमें एक बात बताओ, तुम अभिलाषा से शादी कब कर रहे हो। हमें मारने से पहले अपने पर पोते या पोती का चेहरा देखने को मिलेगा या नहीं। रणविजय अपने दादू की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, आपके होनहार पोता फेरी ने ना जाने कितनी लड़कियों को प्रेग्नेंट कर रखा है, तो उससे पर पोता मांगिए। विश्वास जी रणविजय का एटीट्यूड देखकर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें देखकर अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं। हमारे दोनों बेटे हम पर नहीं गए, हम पर तो हमारा पोता गया है। रणविजय अपने दादा की बात सुनकर आंखें छोटी करके बोला, तो मुझे अग्निहोत्री इंडस्ट्री का सीईओ क्यों बना दीजिए। दादाजी रणविजय की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, मैं किसके साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने कंपटीशन रखा है। जो उसको जीतेगा वही अगला सीईओ बनेगा और हमें पता चला है तुम जीत के काफी करीब हो। रणविजय अपनी दादू की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता और फिर दोनों रनिंग करने लगते हैं। रणविजय विला लौटकर जिम करने लगता है। वही रोली जो अब रणविजय के साथ भी काफी कंफर्टेबल हो गया था। रोली रणविजय के आसपास खेल रहा था। रणविजय रोली को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, रोली जाकर अपनी आशु को जगाओ, आज उसको कॉलेज जाना है। रणविजय की बात मानकर रोली फुदकते हुए आयशा को जागने रूम में आता है तो देखता है आयशा पहले ही जाग चुकी है और रेडी होकर बैठी थी। आयशा ने ग्रीन कलर की कुर्ती पहनी हुई थी और जीन्स पहनी हुई थी और बालों का मेसी बन बनाया हुआ था और आयशा बिना मेकअप के भी अप्सरा की तरह खूबसूरत लग रही थी। प्रेगनेंसी की वजह से आयशा के चेहरे पर और भी ज्यादा ग्लो आ गया था। आयशा बेड पर बैठी थी और अपनी सुबह की दवाई खा रही थी। आयशा की नजर रोली पर पड़ती है जो उसको ही देख रहा था। आयशा रोली को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, रोली पोली ऐसे क्या देख रहे हो, ये टॉफी नहीं है, ये कड़वी दवाइयाँ हैं। आयशा रोली को अपने पास बुलाती है। रोली फूदकर आयशा के पास आता है। आयशा रोली को गोद में लेकर बोली, रोली तुम्हें पता है कुछ टाइम बाद तुम्हारे साथ खेलने के लिए एक छोटा बेबी आएगा। रोली आयशा की बात सुनकर अपनी भाषा में पूछता है, चू। सच्ची। आयशा को रोली की बातें थोड़ी समझ पाती थी। आयशा हाँ में सिर हिलाती है। इस बीच रणविजय भी रूम में आ जाता है और आयशा को रेडी देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई यू सीम टू बी वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर कॉल्ड बुकवर्म्स इन द एंटायर कॉलेज। आयशा रणविजय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आपको कैसे पता चला। कॉलेज में सब मुझे किताबी कीड़ा बोलते थे। रणविजय आयशा के पास आकर उसके मासूम चेहरे को देख कोल्ड वॉइस में बोला, किताबी कीड़ों को हमेशा कॉलेज जाने की जल्दी होती है। आयशा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। रणविजय आयशा की बाजू प्यार से पकड़कर उसको खड़ा करता है और फिर आयशा के चेहरे पर आ रही लटों को बड़े प्यार से कान के पीछे करते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, तुम मेरी लेडी हो। कॉलेज में अगर तुम किसी भी लड़की के करीब गई तो तुम पूरे रणविजय अग्निहोत्री से मिलेंगी, समझी। रणविजय की बात सुनकर आयशा के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। वो हाँ में सिर हिलाती है। रणविजय आयशा के कान में खतरनाक आवाज में बोला, बटरफ्लाई मेरी दी हुई छूट का गलत फायदा उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आज इतने दिनों बाद रणविजय का वही गुस्से वाला एटीट्यूड देखकर आयशा थोड़ा घबरा गई थी। रणविजय आयशा का घबरा चेहरा देखकर उसकी टमी पर प्यार से हाथ फेरकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुम क्यों घबरा रही हो, तुम तो कॉलेज बस पढ़ने जा रही हो।
आयशा हाँ में सिर हिलाती है। रणविजय आयशा को इस बात का एहसास दिलवाने के लिए कि वो उसकी लेडी है, उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर आयशा के लोअर लिप को सक करने लगता है। रणविजय के हाथ आयशा की कुर्ती के अंदर उसकी पीठ पर रेंगने लगते हैं। आयशा बस चुपचाप खड़ी थी, क्योंकि आयशा को पता था रणविजय बदला नहीं है। वो बस अपने बेबी की वजह से उसके साथ प्यार से पेश आ रहा है। अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगी तो वो फिर से उसके साथ पहले की तरह ही पेश आएगा। रणविजय आयशा को धीरे धीरे किस करने लगता है। आयशा को पिछली रात की बातें याद आने लगती हैं। रणविजय पहली बार बेड पर जेंटलमैन की तरह उसके साथ पेश आया था, वरना तो रणविजय बस उसके ऊपर भूखे शेर की ही तरह टूट कर पड़ता था, जिसको बस अपनी भूख से मतलब है। 20 मिनट की किस के बाद रणविजय आयशा के होठों को फ्री करके सेक्सुअल वॉइस में पूछता है, बटरफ्लाई कल रात तुम्हें मैंने बेड पर सेटिस्फाइड तो किया ना। रणविजय की बेशर्मी भरी बात सुनकर आयशा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। आयशा रणविजय की बाहों में गहरी गहरी सांसें ले रही थी। रणविजय आयशा को बेड पर बैठकर शावर लेने बाथरूम में चला जाता है। रणविजय के जाने के बाद आयशा अपने टमी पर हाथ रखकर बोली, बेबी तुम्हारी तो किस्मत फूट गई। तुम्हें तो बहुत खतरनाक पापा मिले हैं। तुम्हें तो अपने पापा से बहुत डांट पड़ने वाली है। फिर आयशा अपने कॉलेज बैग में टाइम टेबल के हिस्से से बुक रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ प्रतीक जब ऑफिस पहुंच तो वो सुहानी को ऑफिस में देखता है, जो एक लड़के के हाथों से चॉकलेट खा रही थी। प्रतीक ये नजारा देखकर अचानक ही आग बुबला हो जाता है और वीआईपी लिफ्ट से अपने फ्लोर पर चला जाता है। प्रतीक अपने कैबिन में आकर गुस्से में वॉल पर पंच मारता है और खुद से ही सवाल करता है, Why do I feel bad seeing सुहानी with other boys? प्रतीक वॉल में पंच मारकर खुद से यही सवाल बार बार कर रहा था। तभी उसके कानों में एक कड़क आवाज पड़ती है, तुम्हें सुहानी अच्छी लगने लगी है। प्रतीक पीछे मुड़कर देखता है तो अपने कैबिन में निखिल को खड़ा पाता है। निखिल मुस्कुराते हुए प्रतीक के पास आकर बोला, भाई मुबारक हो, तुम्हें अपना सिर फोड़ने वाली पसंद आ गई है। प्रतीक निखिल को गुस्से से घूरते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। निखिल टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सुना तुम खुद से क्या सवाल कर रहे थे। मैं तो एक ही बात कहूंगा, इससे पहले कोई दूसरा लड़का उस लड़की को अपना बनाए, उससे पहले तुम उसको अपना बना लो। प्रतीक निखिल की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, मेरे सामने ज्यादा लव गुरु मत बन, वरना तेरे बाप को तेरी हुकअप की कहानियां सुना दूंगा। निखिल प्रतीक की बात सुनकर मुंह बनाकर बोला, तुम दोनों मुझे मेरे बाप के नाम से डरते हो। अगर तुम्हें मेरे बाप जैसा जल्लाद बाप मिलता तब तुमको मेरा दर्द पता होता। प्रतीक निखिल के पास आते हुए बोला, तेरे बाप का फोन आया था, मुझे पता चला है तू अपने घर से फरार है। तेरा बाप तेरे बारे में पूछ रहा था। निखिल प्रतीक से बोला, ओ भाई मेरे बाप मत बता देना, मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। अगर मेरे बाप को पता चल जाएगा वो मुझे घर ले जाएगा और मेरी शादी अपने दोस्त की मोटी टुनटुन बेटी से कर देगा। प्रतीक निखिल की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, अगर अगली बार मेरे सामने लव गुरु बना तो तेरे बाप को तेरी लोकेशन भेज दूंगा। निखिल प्रतीक की बात सुनकर बोला, मुझे भी लव गुरु बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे क्या उस कुमार की बेटी किस और लड़के के साथ शादी कर ले। प्रतीक निखिल को घूरते हुए बोला, तू अपना मुंह बंद कर। वहीं दूसरी तरफ रणविजय और आयशा ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आयशा रणविजय की गोद में बैठी थी। रणविजय आयशा को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिला रहा था। आयशा रणविजय के हैंडसम चेहरे को देख रही थी। रणविजय आयशा की आंखों में देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई अब तुम्हें भी ही पूरी जिंदगी देखना है, फिलहाल ब्रेकफास्ट करो। आयशा रणविजय की बात सुनकर बोली, तो आप क्या मुझसे शादी करने वाले हैं। रणविजय आयशा की बात सुनकर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर कोल्ड वॉइस में बोला, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। फिर आयशा रणविजय को अपने हाथों से खिलाती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद रणविजय आयशा को लेकर निकल जाता है। रणविजय की कार का काफिला सड़क पर दौड़ रहा था। कारों का काफिला मुंबई के सबसे बड़े कॉलेज के सामने रुकता है। ड्राइवर रणविजय के लिए कार का डोर खुलता है। रणविजय एटीट्यूड में कार से उतरता है और अपनी आंखों पर सेब लगता है। फिर ड्राइवर आयशा के लिए डोर खोलता है। रणविजय आयशा को अपने पास बुलाता है। आयशा रणविजय के पास आती है। रणविजय आयशा से कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुम्हारे साथ हर दम 2 बॉडीगार्ड और एक नर्स रहेंगी, अंडरस्टैंड। आयशा हाँ में सिर हिलाती है। वही आसपास मौजूद सभी स्टूडेंट्स रणविजय और आयशा को ही देख रहे थे। लड़कियां तो आयशा से जालिस फील कर रही थी। रणविजय जैसा हैंडसम और डैशिंग आदमी उनकी तरफ देख भी नहीं रहा। वही आयशा को देखकर लड़कों की सांसें अटक गई थी। तभी एक लड़का दूसरे से बोला, प्रोकी को बताना होगा, कॉलेज में एका बल्कि खूबसूरत लड़की आए हैं। दूसरा लड़का बोला, हाँ जल्दी चलो। वो दोनों लड़के वहां से भाग जाते हैं।
वही रणविजय एक बॉडीगार्ड से कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई का बैग तुम ही पकड़ोगे? बॉडीगार्ड जी बॉस बोलता है। रणविजय आयशा के गाल पर किस करता है। फिर आयशा रणविजय को बाय बोलकर अपने दोनों बॉडीगार्ड और नर्स के साथ कॉलेज के अंदर चली जाती है। आयशा जब तक रणविजय की आंखों के सामने से ओझल नहीं हुई, तब तक रणविजय वही खड़ा रहता है। जब 58 रात का जमा के मजा ले, आयशा अपने बॉडीगार्ड के साथ अपनी क्लासरूम में पहुंचती है। बॉडीगार्ड आयशा के लिए सबसे आगे की डेस्क खाली करवाते हैं। आयशा के पीछे के 2 डेस्क भी खाली करवाते हैं। आयशा डेस्क पर बैठ जाती है। आयशा के चेहरे पर आज एक अगल ही नूर था। आयशा की खुशी उसके चेहरे पर छल रही थी। बॉडीगार्ड और नर्स आयशा के आजू बाजू ही खड़े थे। क्लास के बाकी स्टूडेंट आयशा को घूर कर देख रहे थे। एक लड़की दूसरी लड़की के कान में बोली, यार ये लड़की तो अमीर और बहुत घमंडी लगती है। देखो तो सही कैसे क्लास में अपने बॉडीगार्ड और नर्स को भी लेकर आए हैं, और क्लास में आते ही अपनी मनमानी शुरू कर दी। दूसरी लड़की बोली, रोकी इसकी सारा घमंड निकल देगा। कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके थे। तभी एक लड़का जो देखने में अमीर लग रहा था, वो आयशा और उसके बॉडीगार्ड को बड़े ध्यान से देखता है। फिर वो लड़का आयशा के पास आने की कोशिश करता है, तो बॉडीगार्ड उस लड़के को रोकते हैं। वो लड़का बॉडीगार्ड से घनमन में बोला, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं होम मिनिस्टर का बेटा रोकी देशमुख हूँ। एक बॉडीगार्ड रोकी की बात सुनकर उसी एटीट्यूड में बोला, तुम्हें पता है ये लड़की कौन है? ये मिस्टर रणविजय अग्निहोत्री की गर्लफ्रेंड है, तो इससे दूर ही रहो। रणविजय का नाम सुनकर रोकी आयशा को घूरते हुए अपने बैंक्स पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद प्रोफेसर क्लास में आते हैं और आयशा का इंट्रोडक्शन पूरी क्लास को देते हैं और फिर पढ़ने लगते हैं। रोकी लगातार आयशा को ही घूर रहा था। वही एक लेक्चर के बाद आयशा कॉलेज की कैंटीन में आकर बैठ जाती है और जूस पीने लगती है। आयशा कैंटीन से सैंडविच ऑर्डर करती है। कुछ देर बाद एक वेटर आयशा के टेबल पर सैंडविच रखकर चला जाता है। आयशा सैंडविच उठाकर जैसे ही अपने मुंह की तरह बढ़ने लगती है, तभी एक मोटी सी लड़की भागते हुए आयशा के पास आती है और आयशा से सैंडविच छीन कर फेंक देती है। बॉडीगार्ड उस लड़की को गुस्से से घूरते हैं, तो वो लड़की उन बॉडीगार्ड को वैसे ही घूरते हुए बोली, तुसी कैसे बॉडीगार्ड हो? तुम्हारी मैडम के सैंडविच में मारी हुई छिपकली थी। उस लड़की की बात सुनकर एक बॉडीगार्ड नीचे पड़ा सैंडविच चेक करता है, तो वाकई उसके अंदर मारी हुई छिपकली थी। छिपकली को देखकर आयशा अपने टमी पर हाथ रख लेती है। आयशा उस लड़की से बोली, थैंक यू सो मच, अगर तुम टाइम पर ना आती, मैं तो वो छिपकली वाला सैंडविच खा ही लेती। वो लड़की आयशा के सामने वाली चेयर पर बैठकर मुंह बनाकर बोली, तुसी की बताऊं, सरी कॉलेज की कैंटीन वाले बड़े लापरवाह टाइप के हैं। कल मेरी सैंडविच में भी कॉकरोच निकला था। आयशा उस लड़की से मुस्कुराते हुए बोली, हाय मैं आयशा चौहान और तुम? वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मैं पम्मी कौर, 80 एक क्लास में है। आयशा और पम्मी एक दूसरे से बात करने लगती हैं और उनके बीच दोस्ती हो जाती है। वही एक बॉडीगार्ड कैंटीन के किचन में पहुंच जाता है, तो कैंटीन के किचन का हाल देखकर वो विला के शेफ को फोन करके आयशा के लिए लंच मंगवाता है। वही आयशा का कॉलेज का पहला दिन बड़ा ही अच्छा गुजार रहा था। पम्मी आयशा की पहली ही मुलाकात में बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद आयशा और पम्मी जैसे ही क्लास से निकल, तो उनका सामना रोकी और उसकी टीम से होता है। रोकी आयशा को देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, मिस आयशा मुझे ऐसी भी क्या क्या बेरुखी, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो हाथ तो मिला ही सकते हैं। आयशा अपना हाथ आगे बढ़ाकर रोकी से हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए बोली, नाइस टू मीट यू। बॉडीगार्ड आयशा से सिर झुकाकर बोला, मैम आप किसी लड़के से हाथ नहीं मिला सकती। आयशा बॉडीगार्ड को घूरते हुए बोली, आप चुप करके बैठो। रोकी आयशा की ब्राउन तितली जैसी आंखों को देखकर टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। आयशा थैंक यू बोलती है। रोकी आयशा से बोला, तुम हमारे साथ डिस्को पार्टी करने चलो। आयशा मुस्कुराते हुए बोली, नो थैंक्स, मुझे घर पर जाकर अपना कोर्स भी कवर करना है, मैं काफी पीछे हूँ। रोकी आयशा के हाथ पर किस करके बोला, तुम चाहो तो मैं तुम्हें नोट्स दे सकता हूँ। पम्मी रोकी से आयशा का हाथ छुड़वा कर बोली, तुसी मेरी फ्रेंड के नाल ज्यादा चिपना हो। पम्मी आयशा का हाथ पकड़कर आगे निकल जाती है। आयशा पम्मी से बोली, यार पम्मी तुमने रोकी से ऐसे बात क्यों की? वो तो कितने अच्छे से बात कर रहा था। पम्मी आयशा के माथे पर हल्का सा टप करके बोली, तुसी बड़ी भोली हो। ये रोकी कॉलेज का छोटा हुआ बदमाश है, ये लड़की को खिलौना समझता है। तुसी इस बदमाश रोकी से दूर ही रहना। आयशा पम्मी के गाल पर हाथ रखकर हंसते हुए बोली, यार पम्मी तुम ना बहुत फनी हो। फिर आयशा कार से विला के लिए निकल जाती है। वही दूसरी तरफ प्रतीक अपने कैबिन में काम कर रहा था। तभी उसके कैबिन पर कोई नोक करता है। प्रतीक कॉम इन बोलता है। सुहानी अंदर आती है
और प्रतीक के सामने एक फाइल रखकर बोली, सर इसके ऊपर आपके साइन चाहिए। प्रतीक सुहानी को अपनी भावहीन आंखों से देखा कर कोल्ड वॉइस में बोला, आज इतना रेडी होकर क्यों आई हो? क्या तुम्हें ऑफिस का रूल नहीं पता? ऑफिस में ज्यादा छमक छल्लो बनकर आना अलाउड नहीं है। प्रतीक का टोन सुनकर सुहानी का मुंह बन जाता है और वो प्रतीक को देखकर बोली, सर अगर आपको छमक छल्लो देखनी है तो आप अपनी सेक्रेटरी को दिखाए जो मेकअप की दुकान बंद कर आती है। प्रतीक सुहानी का उल्टा जवाब सुनकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, मुझे पता है तुम छमक छल्लो बनकर लड़कों को पटने आती हो। प्रतीक को और जालते हुए सुहानी मुस्कुराते हुए बोली, सर 2-3 लड़के तो मेरी छमक छल्लो अदाओं पर अपना दिल भी हर बैठे हैं, बस आप अपना दिल बच कर रखना। प्रतीक सुहानी की बात सुनकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मिस कुमार जबन संभल कर बात करो। सुहानी अपने हाथ सीने पर बांधकर एटीट्यूड में बोली, सर ये बात आप पर भी लागू होती है, मैं आपकी एम्प्लॉय हो तो इसका मतलब ये नहीं आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं। सुहानी वहां से चली जाती है। प्रतीक गुस्से में टेबल का सार सामना नीचे गिर देता है। प्रतीक गुस्से में खुद से बोला, इस लड़की को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। खुद को ये क्या समझती है? रात के कुछ 10 बज रहे थे। वही रणविजय, निखिल और प्रतीक मुंबई के सबसे बड़े वीआईपी क्लब में आए हुए थे। क्लब में तेज म्यूजिक बज रहा था, वहां मौजूद सब लोगों एंजॉय कर रहे थे। वही तीनों दोस्त वीआईपी एरिया में बैठे हुए थे। वही काउच पर बैठा प्रतीक अब तक गुस्से में 3 बोतल वाइन पी चुका था और प्रतीक को अच्छा खासा नशा हो चुका था। सुहानी की वजह से प्रतीक बहुत गुस्से में था। प्रतीक वाइन की चौथी बोतल उठाकर उसको अपने मुंह से लगकर पीने लगता है। निखिल प्रतीक से वाइन की बोतल छीनकर साइड टेबल पर रख देता है। रणविजय प्रतीक को इतनी ज्यादा ड्रिंक करते देख निखिल से कोल्ड वॉइस में बोला, तुमने मुझे प्रतीक का बेवड़पन देखने के लिए बुलाया था? निखिल मुंह बनाकर रणविजय बोला, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है, इस प्रतीक को वो जय कुमार की बेटी पसंद आ गई है जिसने उसका सिर फोड़ दिया था और वो लड़की इसको जरा भी पसंद नहीं करती, तो हमें मिलकर इसकी लव स्टोरी को आगे बढ़ना होगा। रणविजय निखिल की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम दोनों लड़के ना जाने कब बड़े हो गए। निखिल रणविजय की बात सुनकर बोला, तुम इस बेचारे प्यार में पागल आशिक की मदद करने की जगह ताने मार रहे हो। मेरे भतीजे को आने दे, उसको बताऊंगा उसका बाप कितना मतलबी है। वही प्रतीक निखिल से गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथों से वाइन की बोतल छीनने की? प्रतीक साइड टेबल से वाइन की बोतल उठाकर पीने लगता है। प्रतीक का हल देखकर निखिल रणविजय से बोला, यार मैं तो अब भूल कर भी प्यार नहीं करूंगा, क्या पता मैं भी ऐसे ही किसी क्लब या बार में शराबी पीता मिलूं। नहीं नहीं। रणविजय प्रतीक के हाथ से वाइन की बोतल छीनकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम एक लड़की के पीछे खुद को हॉट क्यों कर रहे हो? प्रतीक रणविजय की बात सुनकर बोला, तुमसे किसने बोला मैं किसी लड़की के चक्कर में पी रहा हूँ? अरे मैं तो ऐसे ही पी रहा हूँ। वही डांस फ्लोर पर डांस कर रही एक लड़की जिसने ब्लैक कलर एक पीस ड्रेस पहनी हुई थी, वो ड्रेस उसके थाई तक आ रही थी। वो काफी देर से तीनों दोस्तों को ही देखे जा रही थी। उसकी नजरों को देखकर साफ लग रहा था कि वो लड़की तीनों दोस्तों में इंटरेस्टेड है। प्रतीक निखिल और रणविजय का हाथ पकड़कर बोला, आज तो सेलिब्रेशन बनता है। हमारे निखिल के बाप ने इसके लिए एक मोटी टुनटुन लड़की जो ढूंढ ली है। फिर तीनों दोस्त एक साथ डांस फ्लोर पर जाता है। रणविजय को देख वहां मौजूद सभी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं। रणविजय ने जीन्स और व्हाइट शर्ट पहनी थी और शर्ट के ऊपर के 4 बटन खुले थे, जिसमें से रणविजय की मेस्कुलर चेस्ट नजर आ रही थी। रणविजय के बाल हल्के से बिखरे हुए थे। इस वक्त रणविजय बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वही डांस फ्लोर पर मौजूद सभी लड़कियां रणविजय को ही घूर कर देख रही थी। वही वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की बार काउंटर पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर वोडका के 2-3 शॉट लगती है और खुद से बोली, इन तीनों में से एक को तो अपना बनाकर ही छोड़ूंगी। निखिल रणविजय के आसपास घूम रही लड़कियों को रणविजय से दूर करके बोला, देवियों ये किसी और की प्रॉपर्टी बन चुके हैं तो इन्हें ऐसा ना देखो। प्रतीक नशे में निखिल को घूर कर बोला, अबे ओ शादी तो तेरी पक्की हो चुकी है, लड़कियों से तू दूर रहा। मैं और रणविजय तो लड़कियों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वही क्लब में एक सॉन्ग प्ले होता है, Pokilos everybody come on let's do oh Bella Trustos Puno everybody come on let's do oh Bella. Pokilos everybody come on let's do oh Bella Trustos Puno everybody come on let's do oh Bella. Spanish ले मजा ले फो रात का जमा के मजा ले मजा ले आज का जमा के मजा ले। चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है, मौका है मस्ती है ले मजा आज का वक्त अपने साथ साथ है। ले मजा ले फो रात का जमा के मजा ले मजा ले आज का जमा के मजा ले।
ले 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 रे ले ले मजा ले, जम के मजा ले ले टू। दब दब जाए एक दूसरे में होश ना रहे यहाँ जरा जरा सा भी किसी को चाहे चाहे जैसे जिंदगी बिताओ अपनी मर्जी से यहाँ पे जी रहा हूँ मैं तो देखो। ले 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 रे ले ले मजा ले 6 रात का जमा के मजा ले 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 रे ले ले मजा ले आज का जमा के मजा ले 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 रे ले ले। चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है, मौका है मस्ती है, ले 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 मजा आज का वक्त अपने साथ साथ है। डांस फ्लोर पर मौजूद हर एक इंसान खुशी से झूमने लगते हैं। प्रतीक और निखिल लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे, पर रणविजय अपनी जगह पर शांत खड़ा था। बार काउंटर पर बैठी लड़की कैट वॉक करते हुए रणविजय के पास आकर सेक्सुअल वॉइस में बोली, आप जैसे हैंडसम के साथ क्या मैं डांस कर सकती हूँ? रणविजय उस लड़की की कमर में हाथ डालकर खुद से चपक कर गाता है, ले 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 रे ले ले मजा ले 4 रात का जमा के मजा ले 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 रे ले ले मजा ले आज का जमा के मजा ले 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 रे ले ले। चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है, मौका है मस्ती है, ले 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 मजा आज का वक्त अपने साथ साथ है। ले 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 रे ले ले मजा ले 4 रात का जमा के मजा ले 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 रे ले ले मजा ले आज का जमा के मजा ले 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 रे ले 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 रे ले ले मजा मजा ले ले, जम के मजा ले ले टू। दब दब जाए एक दूसरे में होश ना रहे यहाँ जरा जरा सा भी किसी को चाहे चाहे जैसे जिंदगी बिताओ अपनी मर्जी से यहाँ पे जी रहा हूँ मैं तो देखो। ले 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 रे ले ले मजा ले 6 रात का जमा के मजा ले 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 रे ले ले मजा ले आज का जमा के मजा ले 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 रे ले ले। चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है, मौका है मस्ती है, ले 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 मजा आज का वक्त अपने साथ साथ है। ले 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 रे ले ले मजा ले 4 रात का जमा के मजा ले 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 रे ले ले मजा ले आज का जमा के मजा ले 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 रे ले ले। तीनों दोस्तों लड़कियों के साथ डांस करते हैं। लड़कियां उन तीनों को हुकअप के लिए अप्रोच करती हैं, पर वो इग्नोर मारकर डिस्को से निकल जाते हैं। निखिल रणविजय और प्रतीक के कंधे पर अपने हाथ रखकर बोला, आज बड़े दिनों बाद बड़ा मजा आया। जब 59 मदहोशी भरी रात रणविजय अपने दोस्तों के साथ विला पहुंचता है तो वो आयशा को लिविंग हॉल में ही बैठे कर पढ़ते हुए देखता है। रणविजय निखिल से कोल्ड वॉइस में बोला, इस मजनू को रूम में छोड़ कर जाओ। प्रतीक रणविजय की बात सुनकर नशे में लड़खड़ाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। रणविजय प्रतीक को लड़खड़ाते हुए देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, वो तो दिखा रहा है। रणविजय आयशा के पास जाकर उसके पास बैठ जाता है। रणविजय आयशा के बालों पर किस करके कोल्ड वॉइस में पूछता है, बटरफ्लाई तुमने डिनर किया? आयशा रणविजय की को देखकर नामे सिर हिलाती है। रणविजय आयशा की बात सुनकर गुस्से में बोला, बटरफ्लाई, इफ यू डोंट ईट ऑन टाइम बिकॉज ऑफ योर स्टडीज देन आई विल बी फोर्स्ड टू मेक यू क्विट योर स्टडीज। आयशा अपनी बुक साइड रखकर मासूमियत के साथ बोली, मेरा अकेले डिनर करने का मन नहीं कर रहा था तो इसलिए आपका वेट कर रही थी। रणविजय आयशा के प्यार से गाल खींचते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई, you are pregnant now, so you must eat your food on time. There is no need to wait for me next time. आयशा रणविजय की बात सुनकर क्यूट फेस बनाकर बोली, आप भी तो टाइम से घर आ सकते हैं, मेरे साथ आप भी तो प्रेग्नेंट हैं। मैं अगर मम्मी बनूंगी तो आप भी तो डैड बनेंगे। वी आर प्रेग्नेंट। निखिल मुस्कुराते हुए प्रतीक से बोला, यार इन दोनों की जोड़ी क्या कलम लगती है, बस ये दोनों शादी ले तो मजा आ जाए। प्रतीक जो काफी ज्यादा नशे में हो चुका था, वो निखिल से बोला, तू बिचौलिया बनकर मेरी सेटिंग करवा दे, तुझे सोने की अंगूठी और चेन दूंगा। निखिल प्रतीक को घूरते हुए बोला, साले मुझे तेरे जैसे पागल के लिए बिचौलिया गिरी नहीं करनी। फिर वो सब डिनर करने डाइनिंग हॉल में जाते हैं। सब अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। रणविजय आयशा को अपने हाथों से डिनर खिलाने लगता है। निखिल यहाँ वहाँ देखकर आयशा से पूछता है, आयशा रोली कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहा। आयशा बोली, उससे तो मैंने डिनर करवा कर सुला दिया, वो पूरे दिन आज खेलता ही रहा, इसलिए वो डिनर करते ही सो गया। निखिल अपने ऊपर रणविजय की सर्द निगाहों महसूस करता है। रणविजय गुस्से में निखिल से बोला, निखिल बटरफ्लाई और बेबी को चैन से डिनर करने दोगे? निखिल अपने होठों पर उंगली रख लेता है। सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रणविजय आयशा को रूम में लेकर आता है। रूम में आते ही रणविजय आयशा को दीवार से सटा देता है और फिर आयशा के होठों पर अपने होठों रखकर उसे किस करने लगता है। आयशा एकदम शांत खड़ी थी। रणविजय का एक हाथ धीरे धीरे आयशा के तौब के अंदर फ्लो करने लगता है और रणविजय अपने दूसरा हाथ से आयशा की जीन्स का बटन ओपन करता है। आयशा घबराई नजर से रणविजय को देखने लगती है। आयशा अपने मन में बोली, ओ गॉड, मुझे तो स्टडी करनी थी। अगर रणविजय जी मेरे करीब आए तो फिर हो गई स्टडी। आयशा अपने दोनों हाथों से रणविजय को खुद से दूर धकेल की कोशिश करती है, पर वो नाकाम रहती है।
वही पूरी 20 मिनट की किस के बाद रणविजय आयशा के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन कर किस और बाइट करने लगता है। आयशा अपनी सांसें संभालते हुए रणविजय से बोली, रणविजय जी मुझे स्टडी करनी है, प्लीज लीव मी। रणविजय आयशा की बात सुनकर उससे थोड़ा दूर होकर गुस्से में बोला, बटरफ्लाई नो वन कैन सेव यू टुनाइट। फिर रणविजय आयशा को गोद में उठाकर बेड पर लेट देता है और रूम का डोर लॉक करके जैसे ही आयशा की तरफ मुड़ता है तो आयशा रणविजय की आंखों में खुद को हासिल करने का जुनून सफा देख सकती थी। रणविजय को आयशा के साथ रोमांस करने की आदत हो चुकी थी। रणविजय दिन भर कुछ भी करे पर रात को उसे बेड पर आयशा चाहिए ही चाहिए। रणविजय अपनी शर्ट उतराकर फर्श पर फेंक देता है। रणविजय की अट्रैक्टिव बॉडी आयशा की नजरों के समाने थी। आयशा शर्माते हुए बेड पर पीछे खींचते हुए बोली, रणविजय जी आज नहीं, मुझे आज बहुत पढ़ाई करनी है। रणविजय आयशा का पैर पकड़कर उसके ऊपर बाइट करके बोला, द नाइट इज मेड ओनली फॉर लव। रणविजय की बात सुनकर आयशा के गाल शर्म से कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए थे। आयशा ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। रणविजय आयशा के पास बेड पर आकर उसकी आंखों पर बहुत प्यार से किस करता है। रणविजय की किस से आयशा के शरीर में 440 वोल्ट का झटका लगता है। रणविजय ने आयशा के नर्म होठों पर अपने सख्त होंठ रख कर किस करने लगता है। आयशा आज खुश थी। रणविजय ने उसको कॉलेज जाने दिया तो आयशा भी रणविजय की किस का जवाब दे रही थी। वक्त के साथ उनकी किस एक डिप किस में बदल गई थी। रणविजय के हाथ आयशा की पूरी बॉडी पर फ्लो कर रहे थे। रणविजय आयशा के होठों का रस पीने में लगा था। वही 30 मिनट की लंबी किस के बाद रणविजय आयशा के होठों को छोड़ता है। आयशा अपनी सांसें संभाल ही रही थी कि रणविजय आयशा की गर्दन पर किस और बाइट करने लगता है। बाइट से आयशा की आहें निकलने लगती हैं, जिससे रणविजय और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। रणविजय आयशा की गर्दन से होते हुए उसके कॉलर बोन पर आकर किस और बाइट करने लगता है। रणविजय की हाथों की गिरफ्तार में आयशा के ओभर थे। उसके साथ वो वाइल्ड होकर खेल रहा था। आयशा मदहोशी भरी आवाज में करहा रही थी। रणविजय के होठों धीरे धीरे उभर से होते हुए नेवल पर आते हैं और नेवल से लोअर बॉडी पर चले जाते हैं। रणविजय was passionately kissing and biting Aisha's sensitive areas। आयशा रणविजय के बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर मदहोश भरी आवाज में सिसकियां ले रही थी। पूरा रूम आयशा की सिसकियों से भर चुका था। अब रणविजय से खुद पर और कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। रणविजय फटाफट आयशा के सारे कपड़े रिमूव करता है और रणविजय कुछ पल रोककर आयशा के गोर बदन को देखता है। रणविजय की इंटेंसी नजरें आयशा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आयशा शर्म कर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। आयशा का गोर मक्खन जैसा बदन देखकर रणविजय पागल हुआ जा रहा था। रणविजय फटाफट अपने भी कपड़े रिमूव के आयशा के ऊपर आ जाता है और पैशन तरीके से आयशा के पूरे बदन पर किस करने लगता है। आयशा की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वही रणविजय आयशा के माथे पर किस करते हुए नीचे की ऊपर बढ़ रहा था। आयशा ने बैग की चादर को अपनी मुट्ठियों में कसकर पकड़ ली थी। रणविजय बिना एक पल गंवाए आयशा को अपने आगोश में भर लेता है और आयशा की चीख निकल जाती है, पर रणविजय ने अपने होठों आयशा के होठों पर रख उसकी चीख उसके मुंह में ही दबा देता है। पूरी रात रूम में आयशा की सिसकारियां गूंजती रहती हैं। पूरी रात रणविजय आयशा को वाइल्ड लव करता रहता है। सुबह 4 बजे रणविजय आयशा को फ्री करता है। आयशा तो इतना थक चुकी थी कि तुरंत ही सो गई। रणविजय आयशा को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करवा करता है। रणविजय अपनी कमर पर टॉवल लेपटकर बालकनी के डोर पर खड़े होकर स्मोकिंग करने लगता है। रणविजय किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। इस वक्त रणविजय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। स्मोकिंग करने के बाद रणविजय आयशा के पास आकर लेट जाता है और आयशा को अपनी बाहों में भरकर सुकून से सो जाता है। वही अगली सुबह आयशा की नींद सुबह कुछ 8 बजे खुली। आयशा को अपनी बॉडी में बहुत पेनफुल हो रहा था। तभी आयशा रणविजय को खुद को इंटेंस नजरों से देखते हुए देखा शर्म से लाल हो जाती है। रणविजय आयशा को शर्माते हुए देखकर कोल्ड वॉइस में पूछता है, बटरफ्लाई, डिड यू एंजॉय द नाइट? रणविजय की बात सुनकर आयशा इतना शर्मा गई कि उसने रणविजय के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और रणविजय आयशा की इस हरकत पर डेविल स्माइल करता है और आयशा के कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए सेक्सुअल वॉइस में बोला, बटरफ्लाई, When you blush, I feel like eating you. I need you again. रणविजय आयशा को बेड पर लेटकर उसके ऊपर आ जाता है और रणविजय आयशा होठों को लिक और शक करने लगता है। आयशा रणविजय के हाथों को अपने सेंसिटिव पॉइंट पर महसूस कर रही थी। आयशा कुछ देर तक तो रणविजय को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर रणविजय आयशा की एक नहीं चलने देता। रणविजय आयशा के साथ बेबी के आने के बाद इतना अच्छा हो गया था कि आयशा भी उसके साथ बहक जाती थी। आयशा के हाथ भी रणविजय के बालों में चलने लगते हैं।
रणविजय और आयशा एक बार फिर अपनी प्यार की दुनिया में खो गए थे। वही रणविजय कुछ 3 घंटे बाद आयशा को छोड़ता है। आयशा थक कर फिर से सो जाती है। रणविजय कुछ देर आयशा को बाहों में भर कर लेटा रहता है। वहीं नीचे डाइनिंग हॉल में निखिल और प्रतीक ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वहां अभिलाषा आ जाती है। अभिलाषा गुस्से में चिल्लाते हुए रणविजय को पुकारती है। निखिल और प्रतीक उसके पास आते हैं। निखिल अभिलाषा को जर भी पसंद नहीं करता था। निखिल अभिलाषा से कोल्ड वॉइस में बोला, मिस अभिलाषा, ये घर है, मछली मार्केट नहीं जहां तुम गला फड़कर चिल्ला रही हो। अभिलाषा निखिल को घूरते हुए पूछती है, रणविजय कहाँ है? निखिल के दिमाग में कुछ आता है और वो अभिलाषा से कोल्ड वॉइस में बोला, रणविजय तो ऑफिस चला गया। अभिलाषा निखिल के पास खड़े प्रतीक से पूछती है, प्रतीक तुम मुझे बताओ, रणविजय कहाँ है? प्रतीक अभिलाषा कड़क आवाज में बोला, तुम अपना काम बताओ। अभिलाषा गुस्से में दांत भींचकर बोली, कल मेरे बर्थडे था, मैंने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, पर रणविजय मेरी बर्थडे पार्टी में आया ही नहीं और मुझे बर्थडे विश भी नहीं किया। रणविजय की इस हरकत से मैं कितना हॉट हूँ। निखिल मुंह बनाकर बोला, तो तुम यहाँ क्या खड़ी हो? ऑफिस जाओ और रणविजय से सवाल करो, वो कल कहाँ रंगरली मना रहा था। अभिलाषा निखिल की बात सुनकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। प्रतीक निखिल की पीठ पर पंच मार कर बोला, साले उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? निखिल अपनी पीठ रब करते हुए बोला, ये चुड़ैल मुझे जर भी पसंद नहीं है, बचपन से ही रणविजय के पीछे पड़ी है। ये रणविजय के दादा इतने समझदार इंसान होकर इस बेकार लड़की से रणविजय की शादी करके फिक्स कर सकते हैं। प्रतीक गहरी सांस लेकर बोला, ये शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है, तुम अच्छे से जानते हो, फिर क्यों बार बार सवाल करते हो? फिर निखिल और प्रतीक तो ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। 60 बॉडी मसाज। वही सुबह के कुछ 11 बज रहे थे। आयशा जो रणविजय की शर्ट पहनकर खड़ी थी। आयशा अपनी आंखों पर हाथ रखकर बेड के पास खड़ी थी। वो बेड पर लेटे रणविजय से गुस्से में बोली, आपने थर की पान में एचडी कर रखी है, मैं ये सब नहीं करने वाली। रणविजय कोल्ड वॉइस में आयशा से बोला, बटरफ्लाई तुम्हारी यही पनिशमेंट है कि तुम मेरी फुल बॉडी मसाज करोगी, वो भी पूरे 1 घंटे। अब चलो, ड्रेसिंग टेबल से तेल की बोतल उठाओ और मेरी मसाज शुरू करो। आयशा अपना चेहरा दूसरी तरफ करके गुस्से और मासूमियत के मिले जुले भाव में बोली, किस बात की पनिशमेंट? रणविजय अपने सिर के नीचे हाथ रखकर कोल्ड वॉइस में बोला, यू डिडंट गिव मी अ मॉर्निंग किस योरसेल्फ। रणविजय की बात सुनकर आयशा मुंह बनाकर बोली, मुझे पता है, आप बस ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो, मुझे कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। रणविजय आयशा से कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चुपचाप मेरी बॉडी मसाज करो, वरना। रणविजय अपनी बात आधी ही छोड़ देता है। आयशा मन में रणविजय को गालियां देते हुए बोली, कमीना इंसान, जब देखो मेरे साथ जबरदस्ती करता रहता है, बस मेरे साथ वो सब करने का बहाना चाहिए। अब अगर कॉलेज जाना है तो इसकी बात माननी पड़ेगी। आयशा अपनी गर्दन हल्की सी रणविजय की तरफ घूम कर देखती है तो शर्म के मारे अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। दरअसल रणविजय बिना क्लोथ्स बेड पर लेटा था। रणविजय मसाज करवाने के लिए बेड पर पेट के बल लेट जाता है। आयशा बेचारी शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। रणविजय सेक्सुअल वॉइस में आयशा से बोला, बटरफ्लाई आई एम वेटिंग। आयशा मुंह बनाकर बोली, हो कर रही हूँ। रणविजय हल्का सा पलट कर आयशा को अपनी आंखों पर हाथ रखकर खड़े देखता है। रणविजय कोल्ड वॉइस में आयशा से बोला, बटरफ्लाई तुम मुझे ऐसे पहली बार नहीं देख रही हो, तो अब शर्माना बंद करो। आयशा का मन तो कहीं भाग जाने का कर रहा था, पर रणविजय महाराज ने आया को चलने लायक भी नहीं छोड़ा था। आयशा अपनी आंखें खोल लेती है और रणविजय को ऐसे हाल में देखकर उसके तो शर्म से गाल लाल हो जाते हैं। फिर आयशा तेल की बोतल लेकर आती है और तेल अपने एक हथेली में लेकर अपने नाजुक हाथों से तेल रणविजय की पीठ पर रब करने लगती है। रणविजय के होठों पर ऑटोमेटिकली डेविल स्माइल आ जाती है। रणविजय डीप वॉइस में आयशा से बोला, बटरफ्लाई आई हैव हर्ड दैट यू सिंग सॉन्ग्स वेरी वेल, सो लेट इट बिकम अ रोमांटिक सॉन्ग। आयशा रणविजय की बात मानकर गान शुरू कर देती है। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। रणविजय बीच में ही आयशा को रोककर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई ये कैसी मसाज कर रही हो, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। हाथ थोड़ा जमकर मसाज करो और कोई दूसरा हॉट रोमांटिक गाना सुनाओ जिससे सुनकर दिल खुश हो जाए। आयशा रणविजय की बात सुनकर मुंह बनाकर बोली, ओके। आयशा अपने मन में बोली, ओ गॉड मैं कहाँ फंस गई। आयशा दूसरा गाना गाना शुरू करती है। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही, ओ सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। रणविजय आयशा के हाथों का कोमल चट को महसूस कर रहा था और खुद पर से अपना कंट्रोल छूटता हुआ महसूस कर रहा था।
वही आयशा का बुरा हाल था, रणविजय को बिना क्लॉथ के देखकर आयशा की दिल धड़क बहुत तेज हो चुकी थी। रणविजय कोल्ड वॉइस में आयशा से बोला, बटरफ्लाई कब तक एक ही जगह मसाज करती रहोगी? नीचे की तरफ मसाज कौन करेगा? आयशा गुस्से में दांत भींचकर बोली, आप ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। रणविजय आयशा की बात सुनकर बोला, बटरफ्लाई वन पनिशमेंट हैज नॉट बिन कंप्लीटेड, इट हैज बिन टेकन इन प्रिपरेशन फॉर अनदर। आयशा मुंह बनाकर रणविजय की कमर के नीचे भी मसाज करने लगती है। आयशा मन ही मन रणविजय को खूब गालियां दे रही थी। तभी उसके कानों में रणविजय की कोल्ड वॉइस पड़ती है, बटरफ्लाई, डोंट अब्यूज मी सो मच, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, बट इट विल डेफिनेटली हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द बेबीज माइंड। आयशा रणविजय की बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसको कैसे पता चला वो उसको मन में गालियां दे रही हैं? कुछ देर बाद रणविजय आयशा को रोकने को बोलकर सीधा होकर लेट जाता है। आयशा शर्म से दूसरी तरफ मुड़कर खड़ी हो जाती है। इस पर रणविजय डेविल स्माइल करता है। ये सब रणविजय आयशा को परेशान करने के लिए ही कर रहा था। रणविजय आयशा से कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई, मुझे टाइम वेस्ट करने वाले लोगों बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो जल्दी से अपना काम करो। वही आयशा खुद को हिम्मत देते हुए बोली, रणविजय जी को ऐसे बिना क्लॉथ में देखने में इतनी भी क्या शर्म, रोज रात ही तो इनको ऐसे देखती हूँ। चल अब अपनी पनिशमेंट पूरी करो और छुट्टी पा। आयशा फिर से अपनी हथेली में तेल लेती है और रणविजय की चेस्ट पर लगने लगती है। रणविजय टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, The touch of these delicate hands of yours is creating a different assignment inside me। रणविजय आयशा को बेड पर खींच लेता है और एक बार फिर से रणविजय आयशा के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और आयशा को किस करने लगता है। वही दूसरी तरफ प्रतीक अपने कैबिन में बैठकर सुहानी को ही अपने लैपटॉप में देख रहा था। सुहानी इस वक्त काम में बिजी थी। तभी एक मेल एम्प्लॉय सुहानी के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ कैंटीन में कॉफी पीने के लिए जाता है। प्रतीक गुस्से में टेबल पर हाथ मार बोला, बस बहुत हो गया, अब इस लड़की को मैं बताऊंगा। प्रतीक आहूजा किस बल का नाम है। वही सुहानी अपने ऑफिस के मेल फ्रेंड से बोली, मित तुम कॉफी ऑर्डर करो, मैं जर वॉशरूम से आती हूँ। मित हाँ में सिर हिलाता है। सुहानी वॉशरूम में जाकर फ्रेश होती है और फिर मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल ठीक करने लगती है। तभी उसके कानों में डोर बंद होने की आवाज आती है। सुहानी मुड़कर देखती है तो अपने पीछे मित को खड़ा पाती है। सुहानी मित को लेडी वॉशरूम में देखकर हैरान रह जाती है और मित से थोड़ा गुस्से में बोली, मित तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम लेडी वॉशरूम में क्या कर रहे हो और तुमने वॉशरूम का डोर लॉक क्यों किया है, इस अभी खोलो। मित सुहानी के पास आकर उसका हाथ पकड़कर प्यार से बोला, चिल सुहानी, तुम तो ऐसे गुस्सा कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ। मित की बात सुनकर सुहानी गुस्से में दांत भींचकर बोली, मित मुझे ऐसे घटिया मजाक बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मित सुहानी के गाल पर हाथ रखकर सेक्सुअल वॉइस में बोला, सुहानी मुझे पता है तुम्हारा छोटे भाई शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ता है जिसकी महीने की फीस बहुत ज्यादा है और तुम्हें अपनी भाई की फीस के लिए पैसे चाहिए। अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं मैनेजर से बोली कर तुम्हें 1-2 लाख रुपए का लोन आज के आज दिलवा दूंगा। मित की बात सुनकर सुहानी हैरान रह गई। उससे मित से इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सुहानी मित से दूर होकर गुस्से में बोली, तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है और आज से हमारी दोस्ती खत्म। मित सुहानी का हाथ उसकी पीठ पर लगाकर गुस्से में बोला, सुहानी अगर तुमने मेरे बात नहीं मानी तो मैं पूरे ऑफिस में फैला दूंगा। तुम पैसों के लिए मुझे सिड्यूस कर रही थी और फिर सब लोग तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे, सोच लो। सुहानी मित से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर मित बाहर जाते ही जब मैं मैनेजर से तुम्हारी शिकायत करूंगी कि तुम मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे थे फिर तुम्हें पता चलेगा। मित सुहानी की बात सुनकर हंसते हुए बोला, सुहानी तुम लड़कियां बड़ी भोली हो, मैनेजर मेरा दोस्त है, वो तुम्हारी बात क्यों मैंने लगा, वो तो उल्टा तुम्हें ही नौकरी से निकाल देगा। तभी कोई बाहर से वॉशरूम का डोर नॉक करने लगता है। मित फटाफट सुहानी के होंठों से लिपस्टिक लेकर अपने होंठ पर लगाकर अपनी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल लेता है और सुहानी की लिपस्टिक थोड़ी बिगड़कर डोर खोलता है। वही वॉशरूम के डोर पर मौजूद 3 लड़कियां मित और सुहानी को आंखें फाड़ कर देख रही थी। मित वहां से मुस्कुराते हुए निकल जाता है। वही सुहानी को वो तीनों लड़कियां बड़ी ही अजीब नजरों से देख कर दूसरे से कानफूसी करने लगती हैं। एक लड़की बाकी 2 से बोली, इस सुहानी की मैनेजर से शिकायत करनी पड़ेगी, ये वॉशरूम में सेक्स कर रही थी। वो दोनों लड़कियां उस लड़की की बात से सहमत होती हैं। वही सुहानी खुद को ठीक करके वॉशरूम से चली जाती हैं और वो तीनों लड़कियां ये बात पूरे ऑफिस में फैला देती हैं और ये बात प्रतीक के कानों तक भी पहुंच जाती है। सुहानी को वॉशरूम में एक लड़के के साथ सेक्स करते हुए पकड़ गया है। प्रतीक की खबर सुनकर आग बबूला हो जाता है।